Good morning, guys. Yes, so let us start with the remaining part of the general meeting. Right, as we discussed yesterday, there are only 5 sections left in this chapter. So let me share the screen with you guys. Yes, guys, we left with section 106 to 110. So yes, today we are trying to discuss as much section as possible. यस 106 कौन से पेज नंबर पे है? अगर आप लोग खोल के बैठे हो तो मुझे बता दीजिए। 106 आई गेस हमने कर दिया था, 6 हो गया था, आई डोंट नो। बाकी होगा 106 का रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 106 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, अब समझना गाइस, ये जो 106 से लेके 110 ये ना, ये सारे टाइप्स ऑफ वोटिंग के बारे में बात करता है, समझना, राइट। अलग अलग टाइप्स के वोटिंग्स वहां पे होंगे कि किस हिसाब से आप वोट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, राइट। तो वो सारी चीजें अपन को आज देखनी है, ठीक है, 12 बजे तक। मैनर ऑफ imposing restrictions, express provision in the articles is required to restrict the voting rights of members। ठीक है, समझना, अगर आप जनरली क्या होता है कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, मतलब के कंपनी के शेयर होल्डर्स, राइट, तो ये जो मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स के पास वोटिंग राइट होता है कि ये लोग मीटिंग में आके क्या दे सकते हैं, कंपनी में रेजोल्यूशंस के ऊपर वोटिंग कर सकते हैं, इसीलिए इनके पास वोटिंग राइट्स है। अगर आप इस वोटिंग राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, बट कानून ये बोलता है कि एक्सप्रेस प्रोविजन, मतलब कि आपको क्लियर कट प्रोविजन, समझना, एक्सप्रेस प्रोविजन मतलब क्लियर कट आपने आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जिक्र किया है और लिखा है कि भैया अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करोगे तो, या फिर इतने मेंबर्स के लिए हम ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि आपको वोटिंग राइट देने का अधिकार नहीं है। कानून ये बोलता है कि आपकी मर्जी आए ऐसे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, देयर शुड बी वैलिड ग्राउंड्स, और वो वैलिड ग्राउंड्स 106 बताता है कि ये सिचुएशंस के अंदर अगर आप चाहो तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। नंबर 1, अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल मनी पे नहीं किया, कंपनी ने कॉल मनी मंगवाया बट शेयर होल्डर ने वो कॉल मनी पे नहीं किया। देखो फर्स्ट ग्राउंड गाइस, calls on shares on any other sums presently payable by the member have not been paid, right, मतलब कि आपने कॉल मनी पे नहीं किया। सो अगर आपने कॉल मनी नहीं पे किया तो यस, कंपनी के पास राइट है कि वो आपके राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सके, राइट, मतलब कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर लिखा हुआ है तो ही कंपनी आपके वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अगर आर्टिकल साइलेंट है इस चीज के ऊपर तो कंपनी ये चीज नहीं कर सकती, ठीक है। एंड दूसरा, कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड एनी राइट ऑफ लियन ऑन शेयर्स, है गाइस, समझना। अगर आपने आपके शेयर्स के ऊपर बैंक में गिरवी रख के आपने उसके ऊपर लोन लिया है, मेरी बात ध्यान से समझना, राइट। सो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, अगर बैंक वहां पे कंपनी को इंटीमेट कर दे इस चीज के लिए, राइट, तो फिर आपका राइट वहां पे उस शेयर्स के ऊपर नहीं रहता, और वो राइट किसका हो जाता है गाइस, आपने जहां से पैसा लिया है उनके पास राइट आ जाता है। सो इट मे बी पॉसिबल, राइट, कि अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है एंड अगर आपने आपके शेयर्स के ऊपर लियन किया हुआ है, राइट, तो डेफिनेटली आपके राइट्स के ऊपर वोटिंग राइट्स आ सकता है। एनी अदर ग्राउंड के ऐसे कोई और ग्राउंड हो सकता है? नो, कानून ने मना किया, कंपनी शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट ऑफ मेंबर ऑन एनी अदर ग्राउंड, है गाइस। तो सिर्फ 2 ही वैलिड ग्राउंड है, समझना गाइस, वैलिड ग्राउंड के अंदर सिर्फ 2 ही चीजों की समावेश होती है, यही 2 ग्राउंड के ऊपर कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। एक तो पहला, कॉल मनी नहीं पे किया है, एंड दूसरा, अगर आपने शेयर्स के ऊपर लियन कर रखा है, चार्ज क्रिएट कर रखा है, राइट। तो ये 2 चीजों के ऊपर ये चीज पॉसिबल है और कोई ग्राउंड्स वहां पे नहीं हो सकते।
ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नीचे दिया हुआ है गाइस। सी अ मेंबर ऑफ एलएस एंड कंपनी लिमिटेड होल्डिंग सम शेयर्स इन हिज ओन नेम, राइट। सी नाम का बंदा है, एलएस एंड कंपनी के अंदर इसके पास शेयर्स है, ऑन विच फाइनल कॉल मनी हैज नॉट बीन पेड, और उसने ऊपर फाइनल कॉल मनी नहीं पे किया है, एंड इज डिनाइड बाय द कंपनी वोटिंग राइट एट अ जनरल मीटिंग। कंपनी ने मना कर दिया कि भैया हम क्या नहीं करेंगे, आपको वोटिंग राइट नहीं देंगे, on the ground that the articles of association do not permit a member to vote if he has not paid the calls on the shares held by him। ये जरूरी है गाइस, ये वैलिड ग्राउंड तभी वैलिड है और तभी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीज आपने मेंशन की है। अगर आर्टिकल्स के अंदर नहीं मेंशन किया गया है तो आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते। यस बेटा, अगर शेयर होल्डर्स ने लियन किया हुआ है और बैंक को अगर वोट करना है तो उसके लिए उसको कंपनी को बताना पड़ेगा उस चीज के लिए, तो वो हो सकता है। बिकॉज ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये लियन हुआ है, ये ट्रांसफर नहीं हुआ है। सो बैंक में भी वहां पे वोट देना ना देना वो कंपनी के ऊपर है, बिकॉज बैंक के नाम पे शेयर्स नहीं है। बैंक के नाम पे होता तो कोई इश्यू नहीं होता, राइट। ये शेयर्स ट्रांसफर नहीं हुआ है, लियन हुआ है बेटा, राइट। So it may be possible बैंक कर भी सके ना भी कर सके, depends on the company's policy। ठीक है गाइस, सो नीचे लिखा हुआ ये since the grounds restricting the voting rights is contained in the articles के अंदर है ही 106 मना कर रहा है, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर कोई वोटिंग वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, सो नीचे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए गाइस, आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने के, एक का एक ही है। X a member, एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। X a member of LKM Limited is holding 250 shares which are partly paid up. The company held its general meeting where the voting right was denied to X, claiming he has not paid the calls on shares, right। उसने कॉल मनी नहीं पे किया था। Examine the validity of company's denial to X with reference to the relevant provision, assuming that articles जो है इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आर्टिकल्स के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। एलकेएम लिमिटेड ने अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किया है तो उसका डिसीजन वैलिड नहीं है। क्यों? सिंस द ग्राउंड इज नॉट देयर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एलकेएम लिमिटेड एंड दैट्स व्हाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। सिंपल, very clear guys, great। now manner of voting in the general meeting, समझना guys, manner of voting in the general meeting। अब जनरल मीटिंग के अंदर अगर वोट करना है तो किस हिसाब से हम वोट कर सकते हैं। 106 में तो रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट था, समझना गाइस, राइट। तो सेक्शन 107 वहां पे बात करता है शो ऑफ हैंड से, कि अगर कुछ भी मेथड डिसाइड नहीं होता है तो जैसे ही कोई एजेंडा रखा जाता है इसके ऊपर वोट करने के लिए आपको क्या कर देने का गाइस, शो ऑफ हैंड से वोट करने का, पर मेंबर पर वोट, राइट। तो शुरुआत तो वहां पे स्टार्ट तो कहां से होगा, तो कानून ने बोला कि अगर कंपनी को ई वोटिंग 108 ई वोटिंग के बारे में बात करता है, अगर कंपनी को ई वोटिंग एप्लीकेबल नहीं है एंड अगर किसी ने पोल डिमांड नहीं किया है 109 के तहत, तो फिर एट अ जनरल मीटिंग द रेजोल्यूशन शैल बी डिसाइडेड ऑन अ शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड से डिसाइड होगा, आपका जो रेजोल्यूशन है वो शो ऑफ हैंड से डिसाइड होगा, अनलेस पोल इज डिमांडेड और वोटिंग इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली अंडर सेक्शन 108। मतलब कि अगर ई वोटिंग कंपनी को एप्लीकेबल है तो ई वोटिंग एप्लीकेबल नहीं है बट किसी ने ऑलरेडी पोल डिमांड कर दिया है तो वहां पे आपको पोल से ये करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये दोनों चीज आपको वहां पे कंसीडर करनी पड़ेगी गाइस। तो कानून ने बोला कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो तो शो ऑफ हैंड से ही करेंगे, बट अगर किसी ने, जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे, किसी ने पोल डिमांड कर दिया है, एट शो ऑफ हैंड में क्या होता है गाइस, 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। बट अगर किसी ने डिमांड किया है पोल, राइट, ये कब तक डिमांड कर सकता है, तो जब तक शो ऑफ हैंड का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक डिमांड कर सकता है। वो हमने चेयरपर्सन के अंदर देखा था, राइट। किसी ने डिमांड कर दिया तो फिर आपको वहां पे, तो फिर आपको यहाँ पे 1 शेयर 1 वोट ये आपको एप्लीकेबल हो जाएगा।
क्या एप्लीकेबल हो जाएगा गाइस आपको, 1 शेयर 1 वोट, राइट। तो यहाँ पे आपको फिर उस हिसाब से पोल पेपर बांटने पड़ेंगे, पर पर्सन नहीं होगा, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट पोल पेपर टू ऑल द पर्संस। वो सारे लोग अपना नाम, नंबर, अता पता सब कुछ जो डिटेल्स है वो लिखेंगे, एंड देन उसके बाद वो वोटिंग देंगे। पहले एजेंडा में इतने वोट फेवर में दिए, इतने अगेंस्ट में दिए, दूसरे, तीसरा, चौथा, वो पोल पेपर को फोल्ड करेंगे, एंड फिर एक डब्बी होगी, राइट, डब्बी के अंदर वो पोल पेपर डाल देंगे। फिर वो डब्बी स्क्रूटिनाइजर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, वो इंडिपेंडेंट पर्सन कंपनी को गिनने के लिए नहीं देंगे, राइट, वो इंडिपेंडेंट पर्सन सीएस कोई भी हो सकता है, वो उस डब्बी को लेके अपने घर जाएगा, वो सारे पोल पेपर को, चिट्ठियां निकालेगा, काउंट करेगा, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के साथ कंपेयर करेगा कि यस, जिस मेंबर ने मीटिंग में आके वोट दिया है वो एक्चुअली में कंपनी का मेंबर है या नहीं है, समझना गाइस, राइट। अगर वो मेंबर है और कंफर्म हुआ है कि ये इतने शेयर्स है, उसने वोटिंग दिया है, फिर वो उसका एक रिपोर्ट बनाएगा, जनरल मीटिंग के 48 आवर्स के अंदर अंदर वो रिपोर्ट बना के वो जो स्क्रूटिनाइजर है वो चेयरमैन को देगा, और चेयरमैन उस रिपोर्ट को, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं कि रिजल्ट आया, जनरल मीटिंग के वोटिंग का रिजल्ट आया, उसको अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगा, तब जाके ये प्रोसेस खत्म होगा, समझना। शो ऑफ हैंड में ऐसा नहीं है, हाथ ऊंचा किया, चेयरमैन ने काउंट किया, तभी का तभी रिजल्ट ऑन द स्पॉट। पोल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पोल में आपको स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, एंड वो स्क्रूटिनाइजर अपना स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाता है। सेम गोज टू ई वोटिंग, ई वोटिंग के अंदर भी वही सारी चीजें होती है जो अपन को आज डिस्कस करनी है और अपन करेंगे, राइट। तो कानून ये बोलता है कि अगर पोल डिमांड नहीं होता है एंड कंपनी को ई वोटिंग एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ई वोटिंग की कुछ एप्लीकेबिलिटी है, हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो वहां पे कंपलसरीली कैसे होगा, शुरुआत तो आपको शो ऑफ हैंड से करनी है, पोल डिमांड हो गया तो पोल, ई वोटिंग एप्लीकेबल है तो शो ऑफ हैंड से शुरुआत ही नहीं होगी, सिंपल। A declaration of the result of the resolution, that the resolution has been passed or failed as the case may be, on a show of hand by the chairman, right। वो डिक्लेयर करेगा, कौन करेगा गाइस, चेयरमैन करेगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑन अ शो ऑफ हैंड बाय द चेयरमैन, एंड द एंट्री टू दैट इफेक्ट इन द मिनट्स बुक शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ सच फैक्ट, राइट। और जो भी रिजल्ट आया गाइस, जो भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है वेदर रेजोल्यूशन पास हुआ या फेल हुआ, बाय शो ऑफ हैंड, SOH, बाय शो ऑफ हैंड, राइट, वो आपको कानून ने बोला ये आपको मिनट्स बुक के अंदर डाल देने का, राइट, ये आपको कहां डाल देने का गाइस, मिनट्स बुक के अंदर, और ये आपका कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा। जो भी मिनट्स बुक के अंदर लिखा होगा, बिकॉज ये ऐसा होगा नहीं कि यहाँ पे किसी ने हाथ ऊंचा किया और उसने फोटो क्लिक कर दिया, इस फेवर वाले इतने, अगेंस्ट वाले इतने, और उसका एविडेंस है, राइट, वो तो काउंट ही करने का है, काउंट कर दिया चेयरमैन ने, उसी टाइम पे बोल दिया इतने फेवर इतने अगेंस्ट है, रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, मिनट्स बुक के अंदर डाल दिया। फिर 10-12 दिन के बाद कोई ऐसा बोले कि नहीं मैंने तो अगेंस्ट में किया था और आपकी गलती हुई है, नहीं भाई, अब जो मिनट्स में लिखा है वो फाइनल। आपको कुछ अगर संदेह था हमारी गिनती पे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम था हमारे कैलकुलेशन पे, तो उस टाइम पे बोलना चाहिए था। अब जो भी मिनट्स में लिखा है कि रेजोल्यूशन पास हुआ फेल हुआ, दैट स्टैंड्स फाइनल, राइट। नो प्रूफ ऑफ नंबर ऑफ वोट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ऐसा कोई प्रूफ वगैरह शो ऑफ हैंड के अंदर आपको एटलीस्ट वहां पे करने की जरूरत नहीं है। वोट कास्ट इन फेवर एंड अगेंस्ट रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, सो नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड, नो प्रूफ ऑफ नंबर ऑफ वोट्स इज रिक्वायर्ड एज फार एज शो ऑफ हैंड इज कंसर्न, ठीक है गाइस। सो हमने दो छोटू से सेक्शंस देखे। सेक्शन 106 जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट के बारे में बात करता है गाइस, एंड 107 जो है वो शो ऑफ हैंड से बारे में बात करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पोल के अंदर गाइस। द रिजल्ट ऑफ पोल इज डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग, समझना गाइस। द रिजल्ट ऑफ पोल, जो भी पोल का रिजल्ट आएगा, बिकॉज पोल के अंदर यहाँ पे आप सब लोग लिखना अपनी स्पाइरल के अंदर कि 1 शेयर 1 वोट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पोल के अंदर कैसा कंसीडर किया जाएगा गाइस, 1 शेयर 1 वोट वहां पे कंसीडर किया जाएगा। So the result of poll is deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll is taken. समझना। The provisions relating to poll are contained in section 109. Read with section 106. जो भी वहां पे रहेगा रिजल्ट गाइस, राइट, पोल का वो जो भी डिसीजन है, राइट, वो आपका फाइनल डिसीजन रहेगा, जो भी आएगा वो डिसीजन, रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। अब कैसे पोल को डिमांड करते हैं या क्या,
तो एक तो सबसे पहले चेयरमैन की ही इच्छा है कि 1 शेयर 1 वोट करना है, किसी ने भले ही डिमांड न किया हो, वो ऐसे ही उसके पास पावर है कि वो वहां पे पोल से ही शुरुआत करवाएगा। डिस्क्रिएशन टू ऑर्डर पोल, अ पोल मे बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ हिज ओन मोशन, मतलब विदाउट एनी डिमांड फॉर पोल और विदाउट एनी डिमांड, राइट। ये मेंबर या प्रॉक्सी कोई भी डिमांड कर सकता है, बट विदाउट एनी डिमांड, अगर चेयरमैन की इच्छा है तो यस बाय चेयरमैन ऑन हिज ओन, राइट, अपने आप से ही वो क्या कर सकता है, पोल को कंसीडर कर सकता है। इन अदर वर्ड्स द चेयरमैन हैज मोटू मोटू पावर, ओह मोटू मोटू मतलब सुओ मोटू, राइट, टू ऑर्डर पोल। सो चेयरमैन का डिस्क्रिएशन पावर है, कोई उसको बोल नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। अगर चेयरमैन का डिस्क्रिएशन पावर है बट चेयरमैन को लग रहा है कि नहीं नहीं शो ऑफ हैंड से हो रहा है तो होने दो ना, तो ठीक है। बट सपोज कोई मेंबर या प्रॉक्सी डिमांड करता है, ड्यूटी टू ऑर्डर पोल, अ पोल शैल बी ऑर्डर्ड बाय द चेयरमैन इफ अ डिमांड फॉर द पोल इज मेड, और ये डिमांड कौन कर सकता है, डिमांड मे बी मेड बाय मेंबर और प्रॉक्सी। प्रॉक्सी भी डिमांड कर सकता है गाइस, प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है गाइस। फिर से एक बार बताता हूं कि शो ऑफ हैंड जो होता है उसमें किस हिसाब से वोटिंग होगा। तो सपोज आज कंपनी ने, प्रैक्टिकली बताता हूं, सपोज आज यहाँ पे हमारी सभा है, राइट, आप 100 लोग, जो भी जितने भी लोग हो, 60-70 लोग वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे, राइट, और चेयरमैन यहाँ पे था। मैंने यहाँ पे बोला कि यस कंपनी को, हमारी कंपनी जो है सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। मैंने ऐसा एजेंडा बोला। आप में से जितने लोग फेवर में हैं वो अपना हाथ ऊंचा कीजिए। तो आप 60 जन थे, उसमें से 35 जन ने हाथ ऊंचा किया, ठीक है। 35 पीपल आर रेजिंग देयर हैंड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, इन फेवर ऑफ द एजेंडा, राइट। मैंने काउंट किया, फिर मैंने बोला जितने लोग अगेंस्ट में है वो लोग अपना हाथ ऊंचा कीजिए। सो बाकी 25 लोग थे, उन्होंने हाथ ऊपर किया। मैंने देखा यस 25 लोग हैं। अब मेरा रिक्वायरमेंट जो था रेजोल्यूशंस का, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस मुझे पास करना था इस चीज के लिए, फॉर एन एग्जांपल। तो मैंने देखा 35 वोट फेवर में है, 25 वोट अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे पर पर्सन शो ऑफ हैंड में एक पर्सन का एक ही वोट कंसीडर किया जाएगा, चाहे उसके पास लाखों शेयर्स हो तो भी उसका एक वोट, चाहे उसके पास एक शेयर हो तो भी उसका एक वोट। समझ में आ रहा है? बट इन बिटवीन किसी ने पोल ऐसे करके बोला, पोल डिमांड किया। ये पोल कौन डिमांड कर सकता है? तो कोई भी मेंबर या प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकता है। अगर इन्होंने हाथ ऊंचा करके ऐसा बोला कि सर हमको ये रिजल्ट पोल से करवाना है, सर क्यों ऐसा वो बोलेगा? सपोज उसके पास 10,000 शेयर्स है, तो उसको तो ये लगेगा नहीं यार, ये बाजू वाले चंपक के पास 2 शेयर्स है फिर भी उसका एक वोट, और मेरे पास 10,000 शेयर्स है फिर भी मेरा एक ही वोट। नहीं नहीं, मुझे पोल डिमांड करना है। क्या वो पोल डिमांड कर सकता है? द आंसर इज यस। अगर वो पोल डिमांड करता है तो फिर कंपनी या शो ऑफ हैंड्स को बाजू में रखेगी, शो ऑफ हैंड्स से अब वोटिंग नहीं होगा। समझना है गाइस, राइट। कंपनी सबको पोल पेपर अगर कंपनी लेके आई है, नहीं लेके आई है तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा एंड सबको पोल पेपर बांटने पड़ेंगे। अब पोल पेपर बांटने पड़ेंगे, जितने भी मेंबर्स आए हैं सबको पोल से वोट देना है। सब लोग अपना डिटेल वहां पे फिलअप करेंगे, नाम, नंबर, अता, पता, जो भी उनके पास कितने शेयर्स है। फिर उसके अंदर एजेंडा भी लिखे होंगे कि एजेंडा नंबर 1 सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड 10 करोड़ रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहती है। आपके पास कितने शेयर्स है? कि 10,000। आप उसमें वोट फेवर में कितने शेयर्स के लिए देना चाहते हो? 10,000। अगेंस्ट में 0। तो अब वो जो पर्सन था उसके 10,000 वोट आएंगे, एक वोट नहीं, 10,000 वोट फेवर में आए। बाजू वाला बंदा वो भी पोल पेपर बढ़ रहा है, वहां पे फिलअप कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अगेंस्ट में वोट देना है, राइट। तो वो अगेंस्ट में लेके आके मेरे 18,000 शेयर्स है और मैं इसके अगेंस्ट में वोट कर रहा हूं, तो उसके 18,000 वोट अगेंस्ट में चले जाएंगे। समझना गाइस? इस हिसाब से वो जितने शेयर्स आपके पास है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको वहां पे वोटिंग करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल थिंग। अब क्या आपके पास 1-2 शेयर्स है फिर भी आप पोल डिमांड कर सकते हो? तो वहां पे कानून ने कुछ लिमिट दिया गाइस, ये रहा। इतने शेयर्स आपके पास होने जरूरी है अगर आपको पोल डिमांड करना है। तो अगर आपकी कंपनी ऐसी है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाली या एनी अदर कंपनी है, अगर आपकी कंपनी ऐसी है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो कानून ये बोलता है, कि आपको एनी मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और राइट कोई भी पर्सन जिसके पास कितना वोटिंग पावर है गाइस, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और 5 लाख रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट। ये दोनों में से कुछ भी होगा तो आप पोल डिमांड कर सकते हो।
राइट गाइस, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर आपके पास होना चाहिए, या 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल होनी चाहिए। अब रिलायंस का 10,000 करोड़ का कैपिटल है, तो 10,000 करोड़ का 1/10 अगर हम देखें ना, तो 1,000 करोड़ होता है। इतने सारे शेयर्स किसके पास होंगे, राइट? तो उस केस के अंदर कानून बोला कोई बात नहीं ना, हमने दूसरी लिमिट दिया है 5 लाख रुपया, सिर्फ इतना 5 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपए का शेयर्स भी होगा तो भी आप क्या कर पाओगे, पोल डिमांड कर पाओगे। इन एनी अदर कंपनी जिसमें शेयर्स ही नहीं है, राइट, एनी अदर कंपनी मतलब नॉट हैविंग नो शेयर कैपिटल, एचएनएस, तो कानून ने बोला एनी मेंबर हैविंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, कोई सा भी मेंबर है जिसके पास कितना वोटिंग पावर है, 1/10, तो वो क्या कर सकता है गाइस, पोल डिमांड कर सकता है। टाइम ऑफ ऑर्डरिंग पोल, यस, जब तक शो ऑफ हैंड का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप पोल डिमांड कर सकते हो ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ सच रिजल्ट, राइट, मतलब डिक्लेयर होने से पहले पहले। सपोज आज मैंने आपको बोला कि कितने लोग फेवर में हाथ ऊंचा कीजिए, मैंने काउंट किया, मेरे मन में रखा। कितने लोग अगेंस्ट में है, हाथ ऊंचा कीजिए, मैंने काउंट किया, मैंने मेरे मन में रखा, पेपर पे लिख दिया, इतने फेवर इतने अगेंस्ट। फिर मैं ऐसे बोलने ही जा रहा था कि बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मैंने दोनों पक्ष के रिजल्ट को देखा है और मैंने नोट डाउन किया है, और यहाँ पे मैं रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा हूँ कि एजेंडा नंबर 1 के लिए ये रेजोल्यूशन में, जैसे ये भी पास या फेल बोलने ही वाला था और किसी ने डिमांड कर दिया पोल, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है ना, यस, अगर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कोई किसी ने पोल वर्ड बोल दिया, चाहे मैंने कैलकुलेशन कर ली थी, मुझे रिजल्ट पता था, बट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, उससे 1 मिनट पहले अगर किसी ने पोल डिमांड किया है गाइस, तो कंपल्सरीली कंपल्सरीली ये पोल मुझे करवाना पड़ेगा। समझ में आता है क्या? बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ऑन द डिक्लेरेशन, ऑन द मतलब कि जस्ट अबाउट टू था, रिजल्ट डिक्लेयर मतलब आ ही रहा था और किसी ने पोल डिमांड कर दिया है, डेफिनेटली अब हमको क्या करना पड़ेगा इस पोल से ही रिजल्ट, वहां पे पोल से ही वोटिंग करवाना पड़ेगा। क्या किसी ने पोल डिमांड किया है मस्ती में आके तो वो विड्रॉ कर सकता है? यस, जिसने डिमांड किया है सिर्फ वो ही विड्रॉ कर सकता है और किसी के पास राइट नहीं है। डिमांड फॉर पोल मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड इट, किसी भी टाइम पे वो लोग वहां पे कर सकते हैं। कितने टाइम में, अगर आपने पोल डिमांड किया है तो वो कितने टाइम में चेयरमैन को कंसीडर करने का, राइट, और कितने टाइम में उसकी शुरुआत करने की। सो अगर कंपनी के सारे अरेंजमेंट्स रेडी है तो कंपनी ऑन द स्पॉट करवा लेती है, राइट, समझना। बट यस, कानून ने बोला कि 2 पर्पस के लिए तो आपको पोल इमीडिएटली करना पड़ेगा। अगर पोल किस लिए हो रहा है कि अब यार बहुत हो गया, हम सुबह 11 बजे से आए हैं, रात को 8 बज रहे हैं, अभी तक जनरल मीटिंग हमारी खत्म नहीं हुई है, मीटिंग को आप एडजर्न करो ना प्लीज, मीटिंग को पोस्टपोन करो, बाद में करेंगे बाकी की एजेंडा, राइट। अगर किसी ने एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग के लिए बोला है तो वो पोल आपको टेकन फोर्थ विथ, मतलब कि आपको ये पोल इमीडिएटली लेना पड़ेगा, ये लिख दो कैसे, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, राइट। एंड दूसरा, अगर वहां पे पोल डिमांड होता है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के बारे में, तो भी आपको टेकन फोर्थ विथ, मतलब कि आपको इमीडिएटली ये पोल कंसीडर करना पड़ेगा। सो 2 पर्पस के लिए इमीडिएटली, एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के लिए यू हैव टू टेकन द पोल, यू हैव टू टेक द पोल फोर्थ विथ, मतलब कि इमीडिएटली, राइट। बाकी किसी भी पर्पस के लिए अगर पोल डिमांड होता है, लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, लाइक बोरोइंग के लिए, और किसी भी पर्पस के लिए, देन यहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है कि आप मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर अंदर सारी अरेंजमेंट करके आपको वहां पे पोल कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे पोल डिमांड कर सकते हैं ये लोग। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन के पास इतने सारे शेयर्स हो, राइट। अगर वहां पे 50 जन आए हैं, 50 में से 10 जन को मिला के और 10 जन साथ में मिलके 1/10 ऑफ वोटिंग पावर है या 5 लाख की शेयर कैपिटल है और वो 10 जन साथ में मिलके पोल डिमांड करना चाहते हैं तो भी चलेगा, एक जन के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। एज आई टोल्ड यू गाइस, अगर पोल डिमांड होगा तो वहां पे where a poll is to be taken, the chairman shall appoint such number of scrutinizers, राइट। तो वहां पे क्या अपॉइंट करेंगे, स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करेंगे एज ही में डीम फिट। स्क्रूटिनाइजर क्या होता है? सो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है गाइस, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ votes and to give report on voting, राइट। ये कौन होता है? तो गाइस ये
प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट, राइट, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं गाइस, इनको यहाँ पे बनाया जाता है। पोल एक बार डिमांड हो जाता है गाइस, तो कंपल्सरीली जितने लोगों ने उसको बोला है उतने लोगों को विड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज वो विड्रॉल में नहीं कंसीडर किया जाएगा। जस्ट अ मिनट गाइस, मेरा स्क्रीन कहीं और चला गया, डाइवर्ट हो गया है। यस गाइस, पोल में किसी को कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। If you have any doubt in poll section 109, then please ask. पोल कैसे होता है, किस हिसाब से वहां पे उसको कंसीडर किया जाएगा एंड एवरीथिंग। राइट, छोटी कंपनियां होती है ईश्वरी के जिसमें पोल की जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन ऐसे ही रखना पड़ता है। लाइक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में हस्बैंड एंड वाइफ दो ही डायरेक्टर और वही दो शेयर होल्डर है, तो उसमें कहाँ वो पोल करेंगे, शो ऑफ हैंड से किया और बात खत्म कर दी, राइट। और 70% भारत में 12.5 लाख कंपनी, उसमें 70% कंपनी ऐसी है कि जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ या दो ब्रदर डायरेक्टर्स है या फादर एंड सन डायरेक्टर है और वही दो शेयर होल्डर्स है। तो ऐसी कंपनियों के लिए ऐसा पहले से कंपलसरी पोल करना कंसीडर, राइट, वो वाजिब नहीं है। तो जो कंपनीज में अगर जो एक्चुअल पब्लिक कंपनी है उसमें वो लोग इस हिसाब से कर सकते हैं, राइट। बाकी लोग शो ऑफ एंड करके और बात को खत्म करेंगे। यस ईशा बेटा, जो वाइफ बोलेगी वही करना पड़ेगा हस्बैंड एंड वाइफ में, अग्रीड है ना। इफ पोल इज डिमांडेड बाय पर्सन fulfilling the criteria but others do not agree with it, then also poll will be considered. Poll is demanded by person fulfilling the criteria but others, हाँ yes, 10% लोगों ने बोल दिया है बेटा 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल वालों ने सौम्या, तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। फिर बाकी के लोगों को नहीं इच्छा है तो हम क्या करें, कानून बोलता है ना कि इतने लोग हैं, इतनी मेजोरिटी है, तो पोल उन्होंने डिमांड किया है, तो फिर बाकी सबको वोट उसी हिसाब से करना पड़ेगा, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। ठीक है गाइस, ये वही मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। The chairman of the general meeting shall ensure the following. The scrutinizers जो भी है, तो scrutinizers को कंपनी क्या कितने मेंबर्स है उसका रजिस्टर देना पड़ेगा, सबका स्पेसिमेन सिग्नेचर देना पड़ेगा, अटेंडेंस रजिस्टर्स कितने लोग ने अटेंड किया था मीटिंग, राइट, और प्रॉक्सी कितने लोगों का था, तो ये सारे रजिस्टर्स वहां पे कंपनी जो है, मतलब चेयरमैन जो है, ये चेयरमैन ये सारे रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स स्क्रूटिनाइजर को देगा, राइट। ये सारे रजिस्टर्स वगैरह यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रूटिनाइजर्स वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा परस्यूएंट टू सेक्शन 105 प्रॉक्सी 112 113 में अगर कोई ऑथोराइज्ड पर्सन मीटिंग अटेंड करने के लिए आया है, राइट, तो ये सब कुछ वहां पे स्क्रूटिनाइजर कंसीडर करेगा। The scrutinizer shall arrange for polling papers, distributed them to the members and proxies present at the meeting, and अगर joint holder है, the polling paper shall be given to the first name holder, or in his absence the joint holder attending the meeting as appearing in the chronological order in the folio. The polling paper shall be in form number MGT 12। मतलब ये जो आपका पोल पेपर होता है ना, ये पोल पेपर का फॉर्मेट ही है, आपको इसी फॉर्मेट के अंदर पोल पेपर देना पड़ता है और उसका फॉर्मेट है गाइस MGT 12, राइट। फिर इसने बोला कि अगर जॉइंट शेयर होल्डर है सचिन ठक्कर और मैं मेरे भाई बादल ठक्कर के साथ शेयर डील कर रहा हूं, तो जिसका पहला नाम होगा उसको वहां पे पोल पेपर दिया जाएगा, दो जन को नहीं दिया जाएगा, राइट, बिकॉज हम दोनों है तो एक ही शेयर होल्डर कंपनी के हिसाब से जॉइंट शेयर होल्डर्स है। अगर मैं एब्सेंट हूं तो बादल को दिया जाएगा, समझ में आ रहा है, राइट, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्रूटिनाइजर मैंने आपको पहले ही बोला वो जादूगर की तरह होता है, वो मीटिंग में आएगा, सबको एक खाली डब्बी दिखाएगा
और बोलेगा कि देखो ये सब जगह से पैक है, ऊपर उसका ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा हॉल है जहां पे आप अपना पोल पेपर डाल सकते हो। फिर वो उसको लॉक कर देगा, उस डब्बी को, चाबी अपने पास रख लेगा जैसे जादूगर जादू दिखाता है वैसे, ठीक है। फिर वहां पे वो पोल पेपर की डब्बी लेके घूमेगा, जैसे ही आपका वोटिंग हो जाएगा आपको आपकी चिट्ठी फोल्ड करके उसके अंदर डाल देनी है, राइट, सो दैट आपका जो वोटिंग है वो गुप्त वोटिंग रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने फेवर में वोट दिया या अगेंस्ट में वोट दिया। शो ऑफ हैंड में ऐसा नहीं होता है, वो क्लियरली दिखता है, बट यस यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, एक्सेप्ट वो स्क्रूटिनाइजर को पता चलेगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने क्या वोट किया है, सिंपल, राइट। वो डब्बी वहां पे लॉक किया था उसने, सारी चीट आपने अंदर डाल दी है, वो वहां पे लेके जाएगा अपनी ऑफिस में अपने पास, 2 विटनेस के सामने उस डब्बी को खोलेगा, समझना गाइस, 2 विटनेस वहां पे रखने पड़ेंगे उसको, 2 विटनेस के सामने उस डब्बी को खोलेगा है गाइस। ये जो इंग्लिश में लिखा है ना अंदर पूरी प्रोसेस, वो मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज मैं बहुत सारी कंपनी का स्क्रूटिनाइजर रह चुका हूं और रहता भी हूं और ऐसे रिपोर्ट्स जनरेट करता भी हूं, समझना गाइस, राइट। लिस्टेड कंपनीज और उसमें जो मेरे क्लाइंट कंपनीज है उसमें तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है, राइट। तो बीइंग अ इंडिपेंडेंट पर्सन ये सारी चीजें मैं करता हूं, समझना गाइस, राइट। प्लीज डोंट आस्क डाउट्स राइट नाउ गाइस, मैं कुछ समझा रहा हूं ना यार, तो फिर वो मैसेज आता है, मेरा ध्यान वहां जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि किसी चीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उस टाइम पे प्लीज आप उसको पिंग मत कीजिए, है ना। आपके डाउट्स मैं डेफिनेटली पूछता हूं, जैसे टॉपिक खत्म होता है कि आस्क योर डाउट्स, ठीक है, तो उसको टाइप करके रखिए ऐसा हो तो, बट मैसेज सेंड मत कीजिए। यस गाइस, तो मैं बता रहा था आपको, यस बहुत सारी कंपनीज में इस तरह से मैंने ये किया हुआ है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, राइट। वो जादूगर की तरह डब्बी घुमाया, 2 विटनेस के, वो मेरी ऑफिस लेके गया, 2 विटनेस के सामने मुझे उसको खोलने का, सारी चिट निकालने की, बाजू में रजिस्टर ऑफ मेंबर पड़ा होगा कंपनी का, ये बोला ना कि कंपनी को देना पड़ेगा, ये रहा, हम लेके आएंगे उनसे। कितने लोग ने मीटिंग अटेंड किया है बीइंग अ मेंबर, कितने लोग ने मीटिंग अटेंड किया है बीइंग अ प्रॉक्सी, ये सब कुछ से पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उस पोल पेपर्स को हम वहां पे पहले अरेंज कर देंगे, राइट। एंड देन उसके बाद हम वहां पे देखेंगे ये कितने लोग ने अटेंड किया है और प्रॉक्सी और मेंबर इतने हैं और इतना हमारा पेपर्स है, राइट। जो भी वहां पे सपोज कोई छोटा बच्चा था, सपोज ईश्वरी वहां पे मीटिंग अटेंड करने के लिए गई थी, राइट, उसका छोटा भाई भी उसके साथ गया था मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब सबको पोल पेपर बांट रहे थे, तो उसका छोटा भाई था 5 साल का, वो बोला मुझे भी चाहिए, तो उसने भी एक पेपर लिया, पोल पेपर लिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दिया, ठीक है छोटा बच्चा है, तो उसने भी वहां पे 2-4 लीटे वीटे किए, राइट, अंदर। अब फिर वहां पे जब ईश्वरी फोल्ड करके डाल रही थी उस डब्बी के अंदर, तो उसने बोला मुझे भी डालना है, तो उसने भी फोल्ड करके डाला, समझो गाइस, उसमें सिर्फ लीटा वीटा किया था। तो क्या स्क्रूटिनाइजर वो चीज को कंसीडर करेगा? नहीं भाई, अब वो बच्चा था उसने खेल लिया, अब हम फाड़ के उसको फेंक देंगे, समझ में आ जाएगा। तो ऐसा बहुत कुछ वहां पे देखने को मिल सकता है। फिर किसी पर्सन ने पूरा वोटिंग दिया है बट नीचे सिग्नेचर नहीं किया है, तो मेरे पास पावर है, राइट, ये वैलिड नहीं है भैया, सिग्नेचर नहीं किया है तो हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या कर देंगे, और सिग्नेचर को हम मैच भी करते हैं इवन, समझना गाइस, ये रहा, मैं स्पेसिमेन सिग्नेचर लेके आऊंगा कंपनी से, यस के यस दिस इज द सिग्नेचर ऑफ सचिन ठक्कर, मैच करो पोल पेपर के साथ, दोनों अगर मैच हो रहा है तो यस, अदरवाइज मेरे पास पावर है स्क्रूटिनाइजर के पास कि मुझे उसको वैलिड कंसीडर करना है या नहीं करना है। The scrutinizer shall keep the record of polling papers, right? Then lock and seal the empty polling box. As I told you, open the polling box in the witness. दो पर्सन विटनेस की तरह होंगे, उसके सामने मैं खोलूंगा। अगर कुछ एम्बिग्यूटी लगती है मुझे वैलिडिटी के अंदर, तो स्क्रूटिनाइजर शैल डिसाइड कि भैया इसको कंसीडर किया जाए या नहीं किया जाए, राइट। चेयरमैन को पूछूंगा मैं उस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है गाइस, ये सब कुछ मैंने किया, एंड देन उसके बाद स्क्रूटिनाइजर शैल सबमिट द रिपोर्ट, राइट। ये वोटिंग फेवर अगेंस्ट काउंट करके फिर MGT 13 के अंदर मैं वहां पे स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाऊंगा। रिपोर्ट के अंदर टोटल कितने वोट आए हैं, वैलिड वोट कितने हैं, फेवर में कितने हैं, अगेंस्ट में कितने हैं। टोटल 1000 वोट आए हैं, उसमें से 800 वैलिड है, 800 में से 600 ने फेवर में वोट दिया है, 200 ने अगेंस्ट में वोट दिया है। ये रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा मैं लिख के रिजोल्व एजेंडा वाइज मैं वहां पे अपना रिपोर्ट जनरेट करूंगा। एंड देन मैं MGT 13 के अंदर रिपोर्ट, राइट, स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ये स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट MGT 13 के अंदर जनरेट करके मैं चेयरमैन को दे दूंगा। द चेयरमैन शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन द वोटिंग ऑफ पोल, और वो चेयरमैन कंपनी की वेबसाइट के ऊपर उसको डिक्लेयर कर देगा। So this is what the process of section 109.
ठीक है गाइस। इसके बाद एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 5th June 2015 section 101 to 107 and 109 shall apply to a private company, समझना, shall apply to a private company unless otherwise specified in the respective sections or the articles of the company provide otherwise, right? अगर स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि yes this is applicable to private company तो ही applicable होगा, अदरवाइज जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा है उसी हिसाब से उनको फॉलो करना है। अदरवाइज प्राइवेट कंपनी को सपोज सेक्शंस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है कि प्राइवेट कंपनी को ये एप्लीकेबल है एंड आर्टिकल्स में भी उस चीज के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 101 से 107 एंड 109 एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बिकॉज वो प्राइवेट कंपनी है, तो वहां पे उनको ये चलेगा। यस गाइस, सो 3 सेक्शंस वी हैव डन सो फार। 106 जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट के बारे में बात करता है, 107 जो बात करता है शो ऑफ हैंड्स के बारे में, राइट, हियर इट इज, एंड देन वी हैव डिस्कस 109 जो पर शेयर पर वोट दैट इज पोल के बारे में बात करता है। 2 sections left, I guess today we can complete our target probably, ठीक है। फर्स्ट विल डिस्कस सेक्शन 108 जो बात करता है ई वोटिंग के बारे में। डाउट है अगर आपका कुछ तो पूछिए, नाउ यू कैन आस्क। विटनेस कौन होता है जनरली? मेरी ऑफिस के आर्टिकल्स या फिर मेरे ऑफिस के एम्प्लॉइज, चलेगा, कोई भी विटनेस चलेगा, नो इश्यूज। स्क्रूटिनाइजर बिफोर अ मीटिंग अपॉइंट हो जाता है अगर कंपनी में वो रिक्वायरमेंट है तो, राइट, बिकॉज जनरली बड़ी कंपनियों में हो जाता है, छोटी कंपनी में तो वैसे भी पता ही घर घर के है तो वहां पे ऐसा कोई डिमांड नहीं करेगा, बट अगर छोटी कंपनी में भी किसी ने डिमांड किया तो फिर लेटर ऑन आपको स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा, इसीलिए 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है। Yes guys, section 108 वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब ई वोटिंग, समझना गाइस, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मींस से अगर आप वोटिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इसके लिए इन्होंने ये सेक्शन 108 बनाया गाइस। ये 108 की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है, इसकी कुछ डेफिनेशंस है, कैसे आपको ये कंसीडर करना है, कैसे नहीं करना है, एवरीथिंग इज देयर, राइट, दैट वी विल डिस्कस। स्क्रूटिनाइजर इसमें भी अपॉइंट होगा, देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा, एंड देन उसके बाद फॉलोड बाय 110 दैट इज पोस्टल बैलेट, राइट। पोस्टल बैलेट भी एक इजी सेक्शन है, राइट, अच्छा भी है, विल डिस्कस दिस आल्सो एंड वी आर टारगेटिंग टू फिनिश इट बाय 12, सो दैट इस वीक में ये हमारा पार्ट, पूरा चैप्टर तो नहीं बिकॉज 7 चैप्टर में आगे भी सेक्शंस है, बट यस एटलीस्ट एक पार्ट हमारा खत्म हो जाए। ये हमारा 11वां लेक्चर है गाइस इस चैप्टर के अंदर। सी हम कितना धीरे धीरे जा रहे हैं, बिकॉज ये सबसे टॉप मोस्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो आप लोग को भी इसको रिवाइज, इसीलिए पहला बड़ा चैप्टर इसीलिए पहले करवा लिया सो दैट आप इसको मैक्सिमम रिवाइज कर पाओ गाइस, राइट। आपकी कैपेबिलिटी ट्रिमेंडस है अगर स्टार्टिंग में ही आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है, मतलब कि, और ये बेसिक चैप्टर है गाइस, समझना। हर बार अब स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस वर्ड्स आएंगे, ई वोटिंग आएगा, पोस्टल बैलेट आएगा, तो ये बेसिक टर्म्स है वैसे देखने चाहो तो, राइट। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट होना चाहिए वैसे देखने चाहो तो, राइट, बट इट्स ओके, हम कोई सा भी चैप्टर कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये ई वोटिंग का, जस्ट गिव मी अ टाइम गाइस, ई वोटिंग का स्लाइड मेरे पास अगर पड़ा है, यस गाइस, ये मेरे पास पड़ा है, I'll send it to you, अगर आपको सेक्शन 119 चाहिए ऐसे लिखा हुआ, राइट, 120 लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे मेरी हैंडराइटिंग है ये, I'll send it to you guys 121 122, राइट। जैसे जैसे नोट्स वगैरह बनाते हैं ना काइंड ऑफ, राइट, सो यहाँ पे भी ये 108 भी है, बट ये रोटेट नहीं होगा शायद, देख लेते हैं। हो गया, यस गाइस, ई वोटिंग मास्टर चार्ट बाय CS सचिन ठक्कर, ठीक है। सो यस, ये अपन टाइमलाइन जब भी करना है तब इसको अपन कंसीडर करते हैं कि किस हिसाब से ये करना है,
ठीक है, पहले तो हम आ जाते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स के अंदर, समझना है। अब सेक्शन 108 है कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है। वो बोलता है सेक्शन 108 shall apply to such companies as may be prescribed by central government, ठीक है। द प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, तो वहां पे आ गया कि भैया जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं जिसके इक्विटी शेयर्स है जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, राइट, इनको ये एप्लीकेबल हो जाएगा ई वोटिंग वाला सेक्शन। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी को, एंड ऐसी कोई सी भी कंपनीज है जिसके 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स है, राइट, 1000 या उसके ज्यादा मेंबर्स होना जरूरी है। तो अगर आपकी कंपनी है, कोई सी भी कंपनी हो, राइट, बट प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम वैसे भी 200 ही मेंबर्स होते हैं, तो उनको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। However, निधि कंपनी or any enterprise or institutional investors referred in chapter so and so of SEBI, right, is not required to provide the facility, that उनको ये applicable नहीं है। ये SEBI की requirement के हिसाब से exemptions दिया हुआ है guys, right, but आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। निधि कंपनी मतलब जो कंपनी होती है जो पैसा लेती है लोगों से और पैसा देती है, बट नॉट अ बैंक। वैसे जनरली बैंक ही ऐसा करती है ना, लोगों से पैसा लेती है, पैसा देती है, बट इट इज नॉट अ बैंक। ये स्मॉल सेविंग्स लोगों को करवाने के लिए, राइट, थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, थ्रिफ्ट मतलब कर कसर एंड बचत, राइट, सेविंग्स। तो अगर ऐसा कोई पर्पस के लिए कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे गाइस, तो उसको हम बोलते हैं निधि कंपनी, समझना, राइट। तो ऐसी कोई निधि कंपनीज वहां पे अगर इनकॉर्पोरेट होती है, तो निधि कंपनी के अगर 1000 से ज्यादा मेंबर है, तो उनको यहाँ पे क्या एप्लीकेबल नहीं है गाइस, एक्सेप्शन है, उनको ई वोटिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक्सेप्शंस के अंदर वहां पे आ जाता है। हमको सिर्फ एक ही एक्सेप्शन याद रखना है, एंड दैट इज निधि कंपनी। निधि कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। लीगल रिक्वायरमेंट्स, अ कंपनी टू व्हिच सेक्शन 108 इज एप्लीकेबल, राइट, shall provide to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed by electronic means। अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है वो नीचे अपन समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर वहां पे आप घर बैठे बैठे मीटिंग अटेंड किए बिना ही, घर बैठे बैठे आपको वोटिंग आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा, आप अपने घर बैठे बैठे ही क्या कर सकते हो गाइस, वोट देना चाहो तो रेजोल्यूशंस के ऊपर वोट दे सकते हो। मीटिंग में जाने की फिर जरूरत आपकी नहीं रहेगी, समझना। ये जो वोटिंग आपको घर पे बैठे बैठे मिलता है, समझना, ये जो वोटिंग आपको घर पे बैठे बैठे मिलता है उसको बोलते हैं रिमोट ई वोटिंग, ठीक है। इसका मतलब ई वोटिंग नहीं, उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, वो आप मीटिंग प्लेस पे नहीं गए, समझना। मीटिंग कंपनी ने रखी थी सुभानपुरा, आप बैठे हो अहमदाबाद या अंकलेश्वर या आनंद या नडियाद या सूरत, आप शेयर होल्डर्स हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, राइट, और आपको वहां पे बोला जाता है कि यस आप वोटिंग कर सकते हो, ई वोटिंग कर सकते हो, बिकॉज आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी के शेयर्स आपके पास है, राइट, आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर उस कंपनी के 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स है, तो कंपलसरीली वो कंपनी जब आपको नोटिस भेजती है जनरल मीटिंग का, उसके साथ साथ आपको ये बता देगी कि भैया आप लोग रिमोट ई वोटिंग से या ई वोटिंग करके आप वोट कर सकते हो, समझना। जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मेरा ऑफिस है ना वो मीठा खली सीजी रोड पे है अहमदाबाद में, राइट, बट मैं तो रिमोट प्लेस पे काम करता हूँ, मैं कहीं पे भी मेरा लैपटॉप ओपन करूँ मेरा सर्वर चालू हो जाता है, बिकॉज मेरा सारा डेटा क्लाउड पे है, राइट। तो मैं मेरा काम वहां से कहीं पे भी हूँ दुनिया के किसी भी कोने में, आई कैन वर्क रिमोट प्लेस पे हूँ। तो इसका मतलब ये कि मुझे उस वेन्यू पे जाने की जरूरत नहीं है, रिमोटली मैं कहीं पे भी और कहीं से भी काम कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पे भी आपको मीटिंग का जो वेन्यू है वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, रिमोटली आप कहीं से भी कहीं पे भी वोट कर सकते हो। वो एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे रिमोट ई वोटिंग का है। See, e-voting is different and remote e-voting is different. Now, what is e-voting? E-voting का मतलब ये है कि आप कंपनी के प्लेस पे गए हो एंड कंपनी ने आपको rather than giving the poll paper, आपको सबको एक एक टैबलेट पकड़ा दिया, टैब, और बोला कि यस इस कंप्यूटर के अंदर या इस टैब के अंदर आप अपना वोटिंग डालिए, समझना, राइट। तो यस ये जो वोटिंग हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिकली हुआ है, फिजिकल पेपर से नहीं हुआ। तो आप वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग डालते हो उसको बोलते हैं ई वोटिंग, बट आप वही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अपने घर पे बैठे बैठे वोट करते हो तो उसको बोलते हैं रिमोट ई वोटिंग। ये दोनों चीज का डिफरेंस समझना कैसे, रिमोटली, राइट, अदर देन व्हेन यू आप कहीं से भी वोट करते हो इलेक्ट्रॉनिकली तो वो रिमोट ई वोटिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ये इसी के लिए है, इसकी डेफिनेशन है आपको सिर्फ समझने के लिए है गाइस, राइट, तो समझना, इसको याद रखने के लिए नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स मतलब एक ऐसा सिक्योर्ड सिस्टम होना चाहिए जो बेस्ड है प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेट, राइट। यहाँ पे आपको फिजिकल बैलेट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट से ही आप वहां पे वोटिंग करोगे। रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स, आपके जो भी वोट्स होंगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगे ऑफ द मेंबर्स, एंड द नंबर ऑफ वोट जो भी आपने पोल किए हैं इन फेवर और अगेंस्ट, in such a manner that the entire voting exercise by way of electronic means gets registered, counted in the electronic registry। ऑटोमेटिकली ही काउंट हो जाएगा कैसे, इतने वोट फेवर में आए, इतने वोट अगेंस्ट में आए, ये सब कुछ वहां पे ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा इन सेंट्रलाइज्ड सर्वर विद द एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी। जैसे आप सब लोग अब 18 के हुए हो तो आप लोग के पास भी इलेक्शन जो भी आएगा उस इलेक्शन के ऊपर वोटिंग करने का अधिकार होगा, समझना मेरी बात। तो आप वहां पे जाते हो, आपने सुना तो होगा ही, आपके मॉम डैड जाते होंगे वोटिंग करने के लिए, क्या वो लोग वहां पे अपना कोई फिजिकल सिग्नेचर करके या फिर वो कहीं थप्पा लगा के क्या ऐसे वोटिंग करते हैं? नो, वहां पर भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसके अंदर वोटिंग करते हैं। सो दैट इज नॉट रिमोट ई वोटिंग, दैट इज ई वोटिंग। बट जब कभी भी इन फ्यूचर ऐसा वहां पे रूल आ जाएगा कि आप अपने घर पे बैठे बैठे ही सीएम या पीएम का इलेक्शन है और आप अपने घर पे बैठे बैठे वोट कर सकते हो रिमोट कंट्रोल से, वोटिंग आईडी एंड पासवर्ड से, समझना, तो उसको उस टाइम पे रिमोट वोटिंग बोला जाएगा। अभी तो आप वेन्यू पे जाके वहां पे वोटिंग करते हो, इसीलिए उसको रिमोट वोटिंग नहीं बोला जाएगा। स्क्रूटिनाइजर की रिक्वायरमेंट तो रिमोट वोटिंग में भी होती है, क्यों, वो बाद में अपन यहाँ पे पूरा सेक्शंस खत्म हो जाने दो गाइस, अभी से ही आपने डाउट्स पूछना चालू कर दिया, राइट। आई जस्ट टोल्ड यू, राइट, लेट मी फिनिश माय पोर्शन, ठीक है। रिमोट वोटिंग हो या कोई सा भी वोटिंग हो गाइस, स्क्रूटिनाइजर्स की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो यहाँ पे इसने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मींस का मतलब ये होता है कि आप वहां पे जो वोटिंग कर रहे हो, राइट, वो ई वोटिंग एंड रिमोट ई वोटिंग दोनों इंक्लूड हो जाएगा। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस इंक्लूड्स रिमोट ई वोटिंग एंड वोटिंग एट द जनरल मीटिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, राइट। सो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब कि आप यहाँ पे ई वोटिंग करते हो एट जनरल मीटिंग, प्लस इसके अंदर रिमोट ई वोटिंग जो आपने किया है, ये दोनों चीज इंक्लूड हो जाएगी, इसीलिए उसको बोलते हैं वोटिंग आपने किया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। सिक्योर सिस्टम होना चाहिए आपके पास, राइट, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स वो सब कुछ सिक्योर होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप रिलायबल कर सको, करेक्ट ऑपरेशंस हो, लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कोई अनऑथोराइज एक्सेस किसी के पास नहीं होना चाहिए, रीजनेबली सूटेड है सारे फंक्शंस के लिए, राइट, तब वो वहां पे हो सकता है। फिर ये सब चीजों के लिए एक कट ऑफ डेट डिक्लेयर किया जाएगा गाइस। कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है, कट ऑफ डेट, right, cut off date means a date not earlier than 7 days before the general meeting for determining the eligibility of vote to vote by electronic means or in जनरल मीटिंग, ठीक है, समझना। कट ऑफ डेट, वहां पे कट ऑफ डेट, एक डेट आपको फिक्स करना है कि कितने लोग एलिजिबल है वोट देने के लिए, क्योंकि बिकॉज लिस्टेड कंपनी के अंदर क्या होता है कि आज मेरे पास शेयर्स है, फिर मैंने शेयर बाजार थोड़ा सा अब गया, मुझे लगा प्रॉफिट मिला, मैंने शेयर्स बेच दिए, कल फिर लो गया, मैंने फिर से खरीद लिए, राइट। तो इसीलिए वहां पे एक डेट पहले से फिक्स किया जाता है। तो कानून में बोला कि ये कट ऑफ डेट के दिन जिन लोगों के पास शेयर्स होंगे उनको ही वोटिंग देने का अधिकार मिलेगा। सो कट ऑफ डेट मींस अ डेट नॉट अर्लियर देन, मतलब जो आपका जनरल मीटिंग का दिन फिक्स हुआ है उसके 7 डेज बिफोर तक का आप कोई सा भी दिन कट ऑफ डेट ले सकते, उससे आगे नहीं जाने का, बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग फॉर डिटरमाइनिंग the eligibility to vote by electronic means or in general meeting। जैसे यहाँ पे मेरे चार्ट में बोलूं मैं, so guys this is our remote e-voting and this is our day of general meeting, समझो ये है अपना दिन, ये अपना डे ऑफ जनरल मीटिंग है, ये पूरा टाइमलाइन आपको काम आएगा, ये अपना डे ऑफ जनरल मीटिंग है, ठीक है। 25 तारीख को हमने जनरल मीटिंग का डेट फिक्स किया है, समझना मेरी बात बड़े ध्यान से। तो 21 क्लियर डेज पहले अपन को नोटिस देना पड़ता था ना, तो ये देखो 21 क्लियर डेज पहले हमने 1 तारीख को सबको नोटिस दिया, सारी प्रोविजन यहाँ पे रिवाइज होगी, राइट। डे ऑन विच द कंपनी हैज सेंट नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, आई होप सो आप लोग को ये दिख रहा होगा, राइट। 1 तारीख को देखो, ये टाइमलाइन पूरा देखो, ठीक है। अभी हमको क्या देखने का है, 7 डेज, तो ये रहा देखो 25 तारीख को, 25 अप्रैल को डे ऑफ जनरल मीटिंग है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 डेज। ये आपका कौन सा दिन आएगा, कट ऑफ डेट आएगा, मेरी बर्थडे वाला दिन आ गया कोइंसिडेंटली। 25 तारीख को अगर जनरल मीटिंग है
समझना, राइट? ये पूरी टाइमलाइन अपन को समझनी है। तो यस, ये 7 डेज नॉट अर्लियर देन। मैं क्या 19 तारीख को कट ऑफ रख सकता हूं? द आंसर इज यस। 20 को रख सकता हूं? द आंसर इज यस। बट क्या मैं 17 तारीख को कट ऑफ डेट रख सकता हूं? द आंसर इज नो, नॉट अर्लियर देन 7 डेज। ये गाइस कट ऑफ डेट का नियम है कि ये आपका नॉट अर्लियर देन 7 डेज ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के 7 दिन तक का मैं रख सकता हूं कट ऑफ डेट। इससे आगे अगर मुझे जाना है देन आई एम नॉट अलाउड। 19, 20, 21 जो भी तारीख में रखना चाहता हूं मैं रख सकता हूं, और ये पहले से फिक्स हो जाएगा कि मेरा कट ऑफ डेट कौन सा है। जब मैं ये नोटिस भेजूंगा 21 क्लियर डेज वाला, तभी मेरा कट ऑफ डेट वहां पे मुझे फिक्स कर देना है। ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें पता चल गई। 1 तारीख को नोटिस भेजा है, 18/4 को कट ऑफ डेट है, एंड 25 तारीख को मेरा जनरल मीटिंग का दिन है, एजीएम या ईजीएम जो भी मैंने रखा है। सिंपल, ठीक है। ये भी ये सब कुछ जानने का है अपन को, बट यस वो बहुत इजी हो जाएगा जैसा जैसा आप ये मेरे साथ लर्न करते जाओगे। सिक्योरिटी आपका प्रॉपर होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस वगैरह एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको करना है। फिर उसके बाद वहां पे आता है सिस्टम समझने के बाद कि भैया मोड ऑफ सेंडिंग द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, राइट। आप किस तरीके से ये जनरल मीटिंग का नोटिस सेंड कर सकते हो, तो ये हमको मालूम है गाइस। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन से कर सकते हो, राइट। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ईमेल वगैरह कर दिया तो भी चलेगा, फैक्स करोगे, फैक्सिमाइल करोगे तो ये सब कुछ चलेगा। तो ये 101 का प्रोविजन है। कुरियर सर्विसेज से भी अगर आप करते हो तो भी चलेगा। साथ साथ में आपने ये भेजा तो आपको वेबसाइट के ऊपर भी ये नोटिस डिस्प्ले करना पड़ेगा। द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कंपनी एंड आफ्टर इट इज सेंड टू द मेंबर्स। एक बार आपने मेंबर्स को भेज दिया, वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश कर दो। डिस्क्लोजर्स इन द नोटिस सेंड टू द मेंबर्स बाय द कंपनी। अब कानून क्या बोलता है कि अगर आपकी कंपनी को ई वोटिंग एप्लीकेबल है, राइट, सपोज अब किसको एप्लीकेबल है वो हमको मालूम हो चुका है। लिस्टेड कंपनी को 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, अगर उनको ई वोटिंग एप्लीकेबल है तो कंपनी जब यहाँ पे मेंबर्स को नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग भेज रही है तो कानून ये बोलता है कि भैया ये सारी बातें जो है एबीसी, राइट, ये इतने डिस्क्लोजर्स है, ये सारे अपन को करने पड़ेंगे अंदर। नंबर 1 आपको लिखना पड़ेगा कि कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। और वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस का डेफिनेशन देखें तो दोनों चीज आ जाती है, दैट इज ई वोटिंग भी है एंड रिमोट ई वोटिंग भी है, राइट। तो शेयर होल्डर अभण है, शेयर होल्डर को पता नहीं है, राइट, पढ़ा हुआ होगा तो भी ये सब चीजें तो नई नहीं आई है, तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या बोलना चाहते हो आप। इसीलिए आप क्लियरली लिख रहे हो कि भैया हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा आपको क्या डिस्क्लोजर देना है? The facility for voting either through electronic voting system or ballot or polling paper shall also be made available at the meeting, and the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting। इसका मतलब क्या, समझो मेरी बात। अब होता क्या है, जो एक बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, रिमोट ई वोटिंग जो आप घर पे बैठे बैठे करते हो वो मीटिंग वाले दिन नहीं कर रहे हो आप, समझना। मीटिंग 25 तारीख को है, मीटिंग आपका 25 तारीख को है, बट रिमोट ई वोटिंग तो आप 25 तारीख से पहले ही खत्म कर सकते हो, समझना। सर अभी मीटिंग ही नहीं हुई है और उससे पहले वोट कर दिया, यस आप कर सकते हो। बट कानून क्या बोलता है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के अंदर कि अगर आप घर बैठे बैठे रिमोट ई वोटिंग से वोट करते हो तो भी चलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पहले कंपनी के अंदर जाना है, मीटिंग अटेंड करना है, क्या एजेंडा है वो चेयरमैन के मुंह से सुनना है, उसके बाद वोट करना है, तो भी आपको अलाउड है। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कंपलसरीली घर बैठे बैठे ही वोट करना है। अगर ऐसी कंपनियों को जिसको ई वोटिंग एप्लीकेबल है, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको तो वहां जाके करना है वोटिंग वगैरह, तो भी चलेगा। सपोज आप ऐसा भी चाहते हो कि नहीं हम घर पे बैठे बैठे वोट करना चाहते हैं बट मीटिंग भी अटेंड करना चाहते हैं, तो आप घर पे बैठे बैठे वोट कीजिए, जाके मीटिंग अटेंड करो, बट दोबारा आप क्या नहीं कर सकते गाइस, वोट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से एक बार क्या कर चुके हो आप, हम वोट कर चुके सनम, है गाइस, समझना।
राइट हम वोट कर चुके सनम, तो सनम आपको दूसरी बार क्या नहीं करने देगी, वोट नहीं करने देगी। कम ऑन गाइस, देखो ना क्या लिखा, द फैसिलिटी फॉर वोटिंग इधर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और बैलेट और पोलिंग पेपर शैल आल्सो बी मेड अवेलेबल एट द मीटिंग। आपको उनको दिखाना है, आपको ये डिस्क्लोजर देना है नोटिस के अंदर कि भैया आप ऐसा मत समझना कि हम आपको बोल दिए कि घर पे वोट करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। नो नो, ये यहाँ पे भी अवेलेबल है, मीटिंग पे भी अवेलेबल है। एंड जितने भी मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग हु हैव नॉट ऑलरेडी कास्ट, मतलब देना, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting। अगर आपने वहां बैठे बैठे वोट नहीं किया है, आपको समझ नहीं आता है, आप थोड़े से एजेड हो, आपको ये सिस्टम समझ में नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक वाला, और आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी, राइट। आपको यहाँ पे मीटिंग में भी फैसिलिटी दिया जाएगा, देयर वुड बी समवन जो आपको गाइड करेगा, अकॉर्डिंगली भी आप वोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वेरी क्लियर गाइस, ऐसा डिस्क्लोजर नंबर 2 आपको देना है, राइट। डिस्क्लोजर नंबर 2, दैट इज मीटिंग फैसिलिटी available at, sorry, voting facility also available at meeting, right। And number 3, the member who have cast their vote by remote voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again, right। आप क्या कर सकते हो गाइस, आप फिर से एज इन क्या मीटिंग अटेंड कर सकते हो बट फिर से वोट नहीं कर सकते। तो दीज आर द 3 डिस्क्लोजर्स गाइस जो आपको वहां पे क्या करने पड़ेंगे, नोटिस के साथ, जो जनरल मीटिंग का नोटिस आप भेजते थे उस नोटिस के साथ आपको ये डिस्क्लोजर वहां पे देने पड़ेंगे। वेरी क्लियर गाइस, इज देयर एनी डाउट? समझ में आ रहा है? ये बड़ा सेक्शन है इसलिए मैं आपको बीच में पूछ रहा हूं, यहां तक अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। ठीक है, फिर आपको एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी देने हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी आपको देने हैं नोटिस के अंदर। द नोटिस शैल इंडिकेट द प्रोसेस एंड मैनर फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, किस हिसाब से आपको वोटिंग देना है। व्हाट इज द टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द वोट कैन बी कास्ट बाय रिमोट वोटिंग। घर पे भी आपको अलाउड है तो घर पे किस टाइम पे आप वोट कर सकते हो, या कितने दिन के लिए हमारी सभी लाइनें खुली होगी, राइट, वोटिंग करने के लिए, वो आपको बताना है। आपको एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा, राइट, एंड आपको पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, जनरेटिंग और रिसीविंग द पासवर्ड, उसका आपको मेथड भी वहां पे, प्रोसेस वहां पे बताया जाएगा, राइट। सो दीज आर द एडिशनल डिस्क्लोजर्स गाइस जो अंदर लिखा हुआ होगा, राइट। किस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करना है, पहले यहाँ पे जाओ, कंप्यूटर के इस बेल इस आइकन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बोलेंगे, लॉगिन आईडी तो आपका ये है ही, पासवर्ड इस हिसाब से आप जनरेट कर लो एंड देन अकॉर्डिंगली आप वोट कर लो। सो यस, दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द नोटिस। Public notice by way of advertisement, yes guys, in addition to this the company shall cause a public notice, ये भी आपको देना पड़ेगा, by way of advertisement to be published immediately on the completion of dispatch of notice of general meeting। The moment you dispatch, hey guys, the moment you dispatch of notice in general meeting, इसके बाद तुरंत आपको 2 चीज करनी है, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था, टू अपलोड द नोटिस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड टू गिव न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट एज वेल। पब्लिक नोटिस जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये तीनों चीजें गाइस आपको करनी है क्रोनोलॉजिकली, पढ़ो। The company shall cause a public notice by way of advertisement to be published immediately on the completion of the dispatch of notice of the general meeting। ये जो भी आपका public notice रहेगा guys, that shall be published at least 21 days before the general meeting। ये आपको एटलीस्ट 21 दिन पहले समझना गाइस, ये यहाँ पे क्लियर दिन नहीं लिखा है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है 25 तारीख को है, राइट, कैलकुलेट करोगे 21 दिन, तो यस 21 days बिफोर द जनरल मीटिंग व्हाट यू हैव टू डू, hey come on guys,
21 days before the general meeting, ये रहा आपका 21 days before the general meeting to give public notice in the newspaper, और 2 न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये देना पड़ेगा, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के अंदर एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसके अंदर आपको ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। एक तो आप कौन से एजेंडा वहां पे डिस्कस करने वाले हो वो आपको डिस्क्लोज करना है। देन डे डेट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ ई वोटिंग, राइट, ई वोटिंग कब चालू हो रहा है एंड कब खत्म हो रहा है वो आपको डिस्क्लोज करना है। आपका कट ऑफ डेट क्या है वो भी आपको इस न्यूज़पेपर के अंदर बताना पड़ेगा, एंड हाउ मेंबर्स कैन गेट आईडी एंड पासवर्ड ये भी आपको बताना पड़ेगा। 21 डेज बिफोर आपको ये सारी चीजें वहां पे डिस्क्लोज करनी है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा गाइस, शेयर होल्डर्स को 21 डेज बिफोर। सो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। 8 नंबर का पॉइंट है ना, ये ऑलरेडी हमारी उस वाली स्लाइड के अंदर कवर हो गया। द पब्लिक नोटिस शैल बी पब्लिश्ड, देखो ये रहा वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के अंदर वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश न्यूज़पेपर। नोटिस के अंदर आपको ये सारी बातें जो लिखनी है जो ऑलरेडी हमने कवर कर ली गाइस। कौन से एजेंडा आपको डिस्कस करने हैं, डेट एंड टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द वोटिंग एंड ऑल, राइट, ये सारी चीजें आपको वहां पे करनी है। तो सर कितने दिन जनरली रिमोट ई वोटिंग के मिलते हैं? मिनिमम 3 दिन गाइस। रिमोट ई वोटिंग मतलब कि आप घर बैठे बैठे वोट कर रहे हो, समझना मेरी बात। सो ये रिमोट ई वोटिंग के लिए आपको कितने दिन मिलते हैं? सो कानून ने बोला यहाँ पे आपको मिनिमम 3 डेज देना पड़ेगा, मैक्सिमम नो लिमिट। सो ये 3 दिन सभी लाइनें खुली होगी, 24/7 आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से वोट कर सकते हो। बट कानून ने एक और बात बोली, आपको जितने दिन देने हैं दो, कोई बात नहीं, बट आखिरी दिन, समझना मेरी बात, आखिरी दिन रिमोट ई वोटिंग का द डे बिफोर जनरल मीटिंग होना चाहिए। आई रिपीट, रिमोट ई वोटिंग के लिए मिनिमम कितने दिन? 3 दिन, मैक्सिमम नो लिमिट। बट आखिरी दिन जो आपका जनरल मीटिंग का दिन है उसके 1 दिन पहले वाला होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका 25 तारीख को जनरल मीटिंग है, कम ऑन मेरे भाइयों बहनों, अगर आपका 25 तारीख को जनरल मीटिंग है तो आपको जितने दिन देने हैं उतने दिन दियो, राइट, बट मेक श्योर कि आपका आखिरी दिन 24 तारीख होगा। देखो यहां पे 25 तारीख को मीटिंग है तो आपका आखिरी दिन जो होगा रिमोट की वोटिंग का वो 24 तारीख कंपलसरी होगा, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। रिमोट की वोटिंग, और वो भी शाम को 5 बजे सभी लाइनें बंद हो जाएगी, टाइम के साथ इन्होंने यहां पे दिया है। 25 को मीटिंग है, 1 दिन पहले 24 तारीख शाम को 5 बजे सारी लाइनें खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, रिमोट ई वोटिंग कंक्लूड हो जाएगा। मिनिमम 3 दिन तो देना ही है, तो अगर कंपनी को सिर्फ 3 ही दिन देना है तो 24 तारीख का दिन, 23 का दिन एंड 22 का दिन। सर कंपनी 4 दिन दे सकती है, यस, 5, यस, 6, यस, 7, यस, 8, नो। क्यों? बिकॉज कट ऑफ डेट पे जिसके पास शेयर्स होंगे वही लोग वोट कर सकते हैं रिमोट ई वोटिंग से या ई वोटिंग से। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बोला कुछ नहीं है कि आप 3 दिन से मतलब 7 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसा बोला नहीं है रिमोट ई वोटिंग के लिए, बट इनडायरेक्टली तो बोल दिया। क्यों? बिकॉज कट ऑफ डेट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि 7 दिन से आपको आगे नहीं जाना। मतलब अगर 18 से आगे मैं जाना चाहूं कट ऑफ डेट में तो जा सकता हूं, नहीं जा सकता, समझना, 18 से आगे तो मैं नहीं जा सकता, राइट, वो तो वहां पे क्लियरली उन्होंने बोल दिया है। अब कट ऑफ डेट पे जिसके पास शेयर्स होंगे वही लोग एलिजिबल है, राइट, तो आपको मिनिमम 3 दिन देना पड़ेगा, मैक्सिमम तो आप ये 6 या 7 दिन ही दे सकते हो, उससे ज्यादा आप वहां पे नहीं दे सकते। यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, समझना, राइट। और उसमें भी आखिरी दिन तो सर हम ये 3 दिन दे सकते हैं, 20, 21, 22 नहीं दे सकते, बिकॉज आखिरी दिन तो आपको कौन सा रखना है गाइस? 24 तारीख ही रखना है। 24 तारीख को जिसके पास 24 तारीख के तक वहां पे वो लोग रिमोट वोटिंग कर सकते हैं। सो आइडियली कंपनियां 3 दिन ही रखती है और वो 22, 23, 24 होता है। ठीक है, आप लोग के डाउट्स आ रहे हैं, बट लेट मी फिनिश दिस। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। स्टेटमेंट आपको देना है, एक स्टेटमेंट आपको देना है कि रिमोट ई वोटिंग शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द सेट डेट एंड टाइम, मैनर इन विच, किस तरीके से आप यहाँ पे ये वोटिंग कर सकते हो। मेंबर जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है इवन आफ्टर रिमोट ई वोटिंग, राइट, बट वो अलाउड नहीं है फिर से वोट देने के लिए। पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on cut off date, वही लोग वहां पे entitled होंगे। वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया,
राइट। बेनिफिशियल ओनर मतलब के जिसके पास वो आपने ऑनलाइन शेयर्स परचेस किए हैं शेयर बाजार में जाके स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आपका बेनिफिशियल ओनर में NSDL CDSL नाम डालेगा, राइट। तो वही लोग वहां पे अलाउड रहेंगे वोटिंग करने के लिए। आपको वेबसाइट का एड्रेस न्यूज़पेपर के अंदर डालना है। एंड अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप किसी पर्सन का नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी जहां पे आप कांटेक्ट कर सको, फोन नंबर, बिकॉज घर पे बैठे बैठे वोट कर रहे हो तो कंफ्यूजन आएगा, राइट। तो यस, आपको यहाँ पे नाम, पता एंड सब कुछ, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवियंसेस कनेक्टेड विद द फैसिलिटी फॉर द रिमोट वोटिंग, ये सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। द पब्लिक नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एज वेल, राइट। और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी इसको प्लेस किया जाएगा। So these are the details required to be given guys. ये रहा रिमोट वोटिंग, वो कब शुरुआत होगी और क्या होगा, जो मैंने आपको बताया गाइस वो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। इफ यू कैन रीड दिस, तो लिखा हुआ है द फैसिलिटी फॉर रिमोट वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days, shall close at 5 PM on the date of preceding the general meeting. During the period when the facility for remote voting is provided, the members of the company holding shares either in physical form, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है या डीमेट के अंदर फॉर्म है, कट ऑफ डेट पे आपके पास है तो आप वहां पे रिमोट वोटिंग कर सकते हो। Once a member has cast his vote on a resolution, एक बार आपने रेजोल्यूशंस के ऊपर he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. एक बार आपने वोट कर दिया फिर आप उसको चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते और ना ही आप फिर से वोट कर सकते हो, राइट। आप मीटिंग अटेंड करने के, वोटिंग देने के बाद मीटिंग अटेंड कर सकते हो, बट फिर से दोबारा आप वोट करने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा 24 तारीख को शाम को 5 बजे, फिर सारी लाइनें ब्लॉक कर दी जाएगी, फिर उसके बाद ना ही आप वोट कर सकते हो और ना ही आप कुछ और चीजें कर सकते हो उसके अंदर। दिस ऑलरेडी गाइस वी हैव डिस्कस्ड। स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट होगा, राइट। ये पॉइंट्स हमको मालूम ही है गाइस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट वन और मोर स्क्रूटिनाइजर। स्क्रूटिनाइजर कोई CS, CS या CA में कोई भी हो सकता है, राइट, जो इस पर्पस के लिए अपॉइंट होगा। स्क्रूटिनाइजर ऐसा ही बंदा होना चाहिए जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के अंदर ना हो, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, right. A scrutinizer shall be willing to be appointed, available for the purpose of ascertaining the requisites majority. Scrutinizer shall maintain the register to record कि भैया फेवर में कितने वोट आए हैं, अगेंस्ट में कितने वोट आए हैं, ये सब कुछ वहां पे रिकॉर्ड करेगा स्क्रूटिनाइजर। रजिस्टर्स मेंटेन करेगा पोल का एंड ऑल, राइट। ये सब कुछ वहां पे रजिस्टर्स एंड ऑल द अदर पेपर्स रिलेटिंग टू वोटिंग शैल रिमेन इन द सेफ कस्टडी ऑफ द स्क्रूटिनाइजर अंटिल चेयरमैन वहां पे ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर देता और इसके मिनट्स नहीं बना देता, तब तक ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो वहां पे किसके पास रहेंगे गाइस, स्क्रूटिनाइजर के पास रहेंगे। जनरल मीटिंग में बाकी बचे लोग, सपोज 70% ने रिमोट वोटिंग से वोट कर दिया, सो बाकी बचे लोग जो है वो जनरल मीटिंग में वोट करने के लिए आए। जनरल मीटिंग में आप अगर फिजिकल बैलेट देके वोट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, मतलब कंपनी ने जो भी अरेंजमेंट किया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, राइट। अब at the general meeting after the conclusion of discussion, the chairman shall with the assistance of the scrutinizer allow the voting on the resolution by use of polling paper or by using the electronic voting system, right. and इस हिसाब से वो सारी चीजें वहां पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपने वोटिंग किया, वो कहाँ पे किया गया, इस वेन्यू पे जाके किया है, और वेन्यू पे आप दो तरीके से वोटिंग कर सकते हो, जो भी कंपनी ने अरेंजमेंट रखा है। अगर फिजिकल बैलेट है तो फिजिकल बैलेट से भी आप वोटिंग कर सकते हो, एंड अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है तो ई वोट से भी आप वहां पे वोटिंग कर सकते हो। जैसे कंपनी ने अरेंजमेंट किया होगा वैसे वहां पे कर दिया जाएगा। फिर वहां पे गाइस स्क्रूटिनाइजर का रोल आएगा, एंड स्क्रूटिनाइजर वहां पे आप सबको मालूम है, राइट, कि स्क्रूटिनाइजर वहां पे जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगा तो सारे वोट काउंट करेगा। फर्स्ट काउंट द वोट कास्ट इन द जनरल मीटिंग। अब वहां पे क्या होगा कि उसको क्लबिंग ऑफ रिजल्ट करना है, टू क्लब द रिजल्ट, राइट। कौन से दो रिजल्ट क्लब करने हैं, तो एक जो रिमोट वोटिंग से आया है और दूसरा जो वहां पे वोटिंग एट जनरल मीटिंग में आया है। एजेंडा वाइज सारे रिजल्ट वहां पे क्लब किया जाएगा, इतने वोट्स फेवर में आए हैं, इतने वोट अगेंस्ट में आए हैं, वो सब कुछ वहां पे कंसीडर करेंगे। फिर वहां पे रिमोट वोटिंग में 1000 वोट फेवर में आए हैं, ये एजेंडा। अपॉइंटमेंट ऑफ सचिन ठक्कर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, रिमोट वोटिंग से 1000 वोट फेवर में आए, 200 अगेंस्ट में आए। वोटिंग एट जनरल मीटिंग में 10,000 वोट फेवर में आए और 400 वोट अगेंस्ट में आए हैं। सो टोटल 11,000 वोट फेवर में आए, 600 वोट अगेंस्ट में आए हैं। बाजू में लिखा होगा रेजोल्यूशन पास हो गया, सचिन ठक्कर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। सिंपल। इस हिसाब से
फेवर अगेंस्ट एंड टोटल का फेवर अगेंस्ट, राइट? रिमोटिव वोटिंग एट जनरल मीटिंग एंड टोटल वोट्स। इस हिसाब से MGT 13 के अंदर स्क्रूटिनाइजर अपना रिपोर्ट बनाएगा। वो रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर बनाना है। देखो गाइस, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ, पूरा चार्ट आपके पास है कि जैसे ही मेरा मीटिंग खत्म होगा, राइट, ये देखो रिमोटिव वोटिंग चालू हुआ 3 दिन, रिमोटिव वोटिंग शाम को 5 बजे खत्म हुआ, ये मेरा मीटिंग जनरल मीटिंग का दिन है। उसके विदिन 3 दिन के अंदर, विदिन 3 डेज, राइट, स्क्रूटिनाइजर शैल सबमिट रिपोर्ट टू द चेयरमैन एंड फिर चेयरमैन क्या करेगा? चेयरमैन विल डिक्लेयर द रिजल्ट। on the website of the company। क्लियर है गाइस? इस हिसाब से पूरा टाइमलाइन रहेगा जो आपको रिगोरियसली फॉलो करना पड़ेगा। दिस विल बी शेयर्ड विथ यू, सो नो वरीज। ये मैं चार्ट आपको भेज दूंगा। यहाँ पे वी कैन सी गाइस रिमोटिव वोटिंग, राइट। अब आपके जो भी डाउट्स है गाइस, प्लीज आस्क। सर एक बार कट ऑफ डेट क्या है वो समझा दो ना वापस प्लीज, जस्ट अ मिनट। यस गाइस, कट ऑफ डेट क्या होता है? तो कानून एक डेट तय करने को बोलता है। बिकॉज क्या होता है कि सपोज आज मुझे कोई दिन फिक्स नहीं किया ना, तो क्या होगा कि आज सपोज मेरे पास शेयर्स है, फिर मैंने शेयर बाजार में बेच दिए, ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन में ऐसे ही मेरे मोबाइल में आईडी पासवर्ड डालूंगा और शेयर बाजार बेच दिए, सामने कोई खरीदने वाला होगा तो मैंने स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेच दिए, फिर मैंने दोपहर में फिर से परचेस किए, फिर कल बेच दिए, फिर परसों बेचे। इसीलिए कानून एक दिन डिसाइड करता है कि इस दिन पे जिसके पास, इस दिन के एंड में जिसके पास शेयर्स होंगे वो लोग वोट कर पाएंगे, ठीक है। सो अब मेरे पास 17 तारीख को मेरे पास शेयर्स है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस कंपनी में वोटिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा पता? अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा और मेरे पास शेयर्स रखूंगा, राइट, सो दैट अगर 18th एंड को मेरे पास शेयर्स होंगे तभी जाके मैं वोटिंग कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं वोटिंग नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए कानून ने एक दिन डिसाइड किया कि भैया इस दिन को हम बोलेंगे कट ऑफ डेट। अब वो कट ऑफ डेट पे अगर मेरे पास शेयर्स है तो मैं वोट कर पाऊंगा, अदरवाइज वोट नहीं कर पाऊंगा। तो वो कट ऑफ डेट कानून ने तय किया कि जो आपका जनरल मीटिंग है ना, उस जनरल मीटिंग से लेटेस्ट बाय 7 डेज आप जा सकते हो पीछे, वो आपका कट ऑफ डेट। उससे आगे आपको जाना है तो नहीं पॉसिबल है, नॉट अर्लियर देन 7 डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग। इस हिसाब से आपका कट ऑफ डेट होता है। सर वोटिंग मैनिपुलेट हो सकता है? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आने के बाद मैनिपुलेशन का चांसेस कम हो गया है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है। स्क्रूटिनाइजर इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और उसके पास ही सब एक्सेस होता है। इवन कंपनी के चेयरमैन के पास भी, कंपनी के चेयरमैन को भी नहीं मालूम है कि रिमोटिव वोटिंग में कितने वोट फेवर में आए, कितने अगेंस्ट में आए और किस हिसाब से हुआ। नो वन नोस, राइट। इवन अब तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि इवन स्क्रूटिनाइजर को भी जब मीटिंग खत्म होता है ना, उसके बाद ही मालूम चलता है कि रिमोटिव वोटिंग में कितने वोट फेवर अगेंस्ट में आया है। पहले तो ऐसा होता था कि स्क्रूटिनाइजर एक्सेस कर सकता था, बट इट में भी पॉसिबल कि स्क्रूटिनाइजर चेयरमैन को बता दे, इसीलिए वो चीज भी बंद कर दी। जनरल मीटिंग का दिन खत्म हुआ उसके बाद ही सब कुछ मालूम पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते गाइस। सर जिस भी कंपनी को वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एप्लीकेबल है उनको करना होगा। यस बेटा, सिर्फ उनको ही करना है, बाकी सबके लिए ऑप्शनल है। और कोई डाउट गाइस आप लोग के? But why would a person go to the company to vote when he is getting facility to vote at home? हाँ तो बेटा कोई बात नहीं ना, अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको सुनना नहीं है कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चेयरमैन की स्पीच आपको वहां जाके नहीं सुननी है लाइव, राइट, तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे बैठे वोट कीजिए, राइट। डिपेंड्स, पर्सन की मेंटालिटी अलग अलग होती है, किसी को अगर वहां जाके भी करना है तो वैसे भी कर सकता है, राइट। और किसी को नहीं समझ में आता है कि भैया मुझे तो पढ़ने के बाद वोटिंग करना है कि फेवर में देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो वैसे लोग वहां पे जाएंगे फिर वोटिंग करेंगे। मानव का डाउट है सर, मतलब रिमोट वोटिंग हम मीटिंग से पहले भी कर सकते हैं ना? यस बेटा, वो मीटिंग से पहले ही करना होता है, राइट, और उसी हिसाब से वो फिक्स होता है। नहीं, प्रॉक्सी भी होता है बेटा, इसमें भी पॉसिबल के
वहां पे प्रॉक्सी गया है, राइट? कैसे? बिकॉज आपने घर बैठे बैठे वोट नहीं किया और आपको फिर लगा कि नहीं ठीक है मेरा वोटिंग रह गया है, तो आपने ऑलरेडी प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिया है उस चीज के लिए, राइट? सो वहां प्रॉक्सी जाके वोट कर सकता है अगर आपको यहाँ पे, बिकॉज पढ़ने के बाद ही वोट करना है, राइट, या सुनने के बाद ही वोट करना है, तो उस केस में प्रॉक्सी भी हो सकता है। सर पोल में मेंबर्स की साइन से पता चलेगा कि कौन सा मेंबर है, तो आप क्यों ऐसा बोले कि पोल में वोटिंग सीक्रेट रहता है? बेटा सीक्रेट रहता है ऐसी कि सपोज शो ऑफ हैंड में तो चेयरमैन को और पूरी गांव को पता चलेगा, जितने भी मेंबर्स आए हैं, कि सचिन ठक्कर ने अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी के लिए फेवर में वोट किया। वो 50 के 50 लोगों को पता चलेगा, जितने भी लोग उस हॉल में बैठे हैं, राइट? बट अगर मैं पोल में मेरे पेपर में लिख रहा हूं, उस पेपर को फोल्ड करके मैंने डाल दिया अंदर डब्बी के अंदर, तो फिर सिर्फ स्क्रूटिनाइजर वहां जाके खोलेगा 2 विटनेस के सामने, बाकी 50 को नहीं पता चलेगा कि मैंने वोट किसको दिया है और मैंने फेवर में दिया है या अगेंस्ट में दिया है। तो मेरा वोट जो है वो सीक्रेट रहेगा, सिंपल एज दैट। इन ई वोटिंग, यस, इन ई वोटिंग वहां पे 1 शेयर 1 वोट होता है, नॉट 1 मेंबर 1 वोट। समझना गाइस, ई वोटिंग के अंदर 1 शेयर 1 वोट होता है। एनी अदर डाउट्स? सोहम पटेल मेरे को पूछ रहा है, देयर इज एनी अदर ऑप्शन अदर देन अगेंस्ट एंड फेवर फॉर द पर्सन who are not sure about their decision? If you are not sure about their about your decision, then do silent और गिव 50-50% वोट। 50% फेवर में दे दो, 10,000 शेयर है तेरे पास सोहम, 5,000 फेवर में, 5,000 अगेंस्ट में, जो होगा देखा जाएगा, राइट? और कोई ऑप्शन नहीं, इधर आप साइलेंट रह जाओ, मतलब वोट मत करो, या कर रहे हो तो फेवर में करो या अगेंस्ट में करो, या अब तो दोनों में करो, कोई बात नहीं। एनी अदर डाउट? यस, आई गेस अब कोई डाउट नहीं होगा आप लोग का। स्टिल इफ देयर इज एनी देन यू कैन आस्क। सेक्शन 110 का इस लास्ट सेक्शन एंड वी हैव 37 मिनट्स, तो डेफिनेटली हम आराम से इसको खत्म कर सकते हैं। बट यस, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स, यू हैव 1 मिनट मोर। सर रीजनिंग नहीं होता है? रीजनिंग मतलब बेटा, रीजनिंग वो मैथ्स में आता है वो वाला रीजनिंग? कैसा रीजनिंग? हसन अली बताइए कैसा वाला? वाई फेवर वाई अगेंस्ट? अच्छा, यू मीन टू से सर रीजन नहीं देना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इधर फेवर और अगेंस्ट, सिंपल। नो वन विल आस्क यू और देयर इज नो नीड टू जस्टिफाई योर आंसर कि भैया क्यों आपने फेवर में दिया या क्यों अगेंस्ट में दिया, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, शुरुआत करते हैं सेक्शन 110 जो बात करता है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट, बैलेट पेपर तो पता है हमको, बैलेट पेपर मतलब पोल पेपर, राइट? कि जहां पे आप करते हो वोटिंग वगैरह एंड ऑल। तो सिंपली गाइस ये सेक्शन क्या बोलना चाहता है पता है? सिंपली मैं बता दूं ना आपको, तो ये सेक्शन ये बोलना चाहता है कि कंपनी सारे मेंबर्स को बैलेट पेपर जिसके ऊपर आप वोट करते हो, ये बैलेट पेपर आपको पोस्ट करेगी। क्या करेगी? पोस्ट मतलब कुरियर करेगी, और आपको बोलेगी कि दीज आर द पेपर्स, इसको पढ़ो, ये रेजोल्यूशन है जो कंपनी पास करना चाहती है, राइट? ये पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि फेवर में वोट देना है तो फेवर में वोट दीजिए, अगर आपको लग रहा है अगेंस्ट में वोट देना है तो अगेंस्ट में वोट दीजिए, एंड आप ये बैलेट पेपर कंपनी को वापस भेज दो। कंपनी को भेज दो? नो नो, कंपनी को भेजोगे तो कंपनी वहां पे चेंजेस कर सकती है कुछ, राइट? आपने फेवर में दिया और कंपनी ने वहां पे उसको मिटा दिया या ऐसा कुछ, राइट? तो इसीलिए बोला ठीक है भैया आप कंपनी को मत भेजो, बट आप ये बैलेट पेपर डायरेक्टली स्क्रूटिनाइजर को भेज दो। स्क्रूटिनाइजर कैलकुलेशन करके कंपनी के चेयरमैन को रिजल्ट बता देगा, राइट? इस हिसाब से घर बैठे बैठे
आपने विदाउट अटेंडिंग अ मीटिंग घर बैठे बैठे वोट कर दिया। सर ऐसा क्यों करते हैं कंपनी, ऐसा क्यों करती है? समझ रहे गाइस, कंपनी ऐसा इसलिए करना चाहती है, कानून इसको मैंडेटरी इसलिए बोल रहा है कि सपोज देयर आर 1000 मेंबर्स और कंपनी को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था, टोटल वहां पे 1000 मेंबर्स है, कंपनी ने सबको न्योता भेजा बट हार्डली 50 जन मीटिंग अटेंड करने के लिए आए। कितने मेंबर्स आए? 50। तो मुझे बताइए गाइस, जो भी अब डिसीजन लिया जाएगा वो 50 जन के हिसाब से लिया जाएगा। 950 का तो कोई वोट ही नहीं, अगेंस्ट में भी नहीं, फेवर में भी नहीं, कुछ भी नहीं। देयर इज नो सच ओपिनियन टू बी टेकन केयर ऑफ। बट अगर इंपॉर्टेंट चीजें है तो लोचा हो जाएगा। 50 जन ने बोला तो होगा, नहीं बोला तो नहीं होगा। और उसमें भी कंपनी तो क्या करेगी पता है, अपने जो चाहिए शेयर होल्डर्स है उसको आग्रह करके बुला ही लेगी, भैया आप आ जाओ ना यार और फेवर में कर दो वोट, बात खत्म हो जाए, वैसे भी इतने लोग आते नहीं है। तो ये सिस्टम पहले होता था, ये सब कुछ ना हो इसीलिए कंपनी ऐसा कुछ लेके आई, राइट? कि भैया एक काम करो ना कि 950 जन मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आ सकते, बट हमारा जो बैलेट पेपर है वो तो उनके घर जा सकता है, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इसको फेवर अगेंस्ट करके अब अपने घर से ही क्या कर लो, हमको वोटिंग करके दे दो, सो दैट मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन काउंट होगा एंड वो इंपॉर्टेंट बातों पे मैक्सिमम लोगों को वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अपना अपना पॉइंट रखने के लिए। एंड दैट्स व्हाई कंपनी इस बैलेट पेपर को पोस्ट करती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है गाइस पोस्टल बैलेट और बैलेट, राइट? इसीलिए उसको क्या दिया गया गाइस, पोस्टल बैलेट वहां पे बोला गया है, राइट? बस सिंपली यही सेक्शन है गाइस, इसी तरीके से अपन को उसको रीड करने का है और यही कंक्लूजन है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। अब वहां पे सेक्शन 110 ने, ये हर मैटर के लिए तो पोस्टल बैलेट करेंगे नहीं गाइस, तो सेक्शन 110 ने कुछ बातें बताई है कि इतने पर्पसेस के लिए आपको क्या करने का, कंपलसरीली पोस्टल बैलेट कर देने का। सो हमको सिर्फ अब वही जानना रहा कि ऐसे कौन सी बातें हैं कि जिसके लिए पोस्टल बैलेट कंपलसरी है, right? The provision relating to passing of resolution by postal ballot are contained in section 110 read with rule 22 of the company's rules 2014. Every company shall transact such items of business by postal ballot as the central government may डिक्लेयर टू बी ट्रांजैक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। तो वो आपको कंपलसरीली, जैसे मैंने बोला ना, फॉर प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स, राइट? तो कौन सी बातें प्रिस्क्राइब्ड है वो अपन अभी देखेंगे। फॉर प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट करना पड़ेगा। बट यस, कानून ने बोला कि जिस कंपनी को रिमोट वोटिंग और ई वोटिंग एप्लीकेबल है ना, वो अगर पोस्टल बैलेट की जगह पे, पोस्टल बैलेट की जगह पे, बिकॉज वहां पे भी सबको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वहां तो कुरियर भी नहीं करना पड़ेगा, घर पे बैठे बैठे सिर्फ अपना मोबाइल या टैबलेट खोलो, मोबाइल से तो नहीं कर सकते, अपना टैब या लैपटॉप ओपन करो और वोटिंग कर लो, राइट? सो हाउएवर एनी आइटम ऑफ बिजनेस व्हिच इज टू बी मैंडेटरीली ट्रांजैक्टेड बाय पोस्टल बैलेट मे बी ट्रांजैक्टेड एट अ जनरल मीटिंग बाय कंपनी के जिसको रिमोट वोटिंग एप्लीकेबल है। तो अगर आप पोस्टल बैलेट किसी ट्रांजैक्शंस के लिए है एप्लीकेबल, बट आप पोस्टल बैलेट की जगह पे आप अगर रिमोट ई वोटिंग और ई वोटिंग करना चाहते हो तो चलेगा, फिर आपको वहां पे पोस्टल बैलेट करने की जरूरत नहीं है। बाद में अमेंड हुआ गाइस ये चीज। बाकी चीजों के लिए पोस्टल बैलेट ऑप्शनल रहेगा गाइस, जो कंपलसरी है, वो जो बातें प्रिस्क्राइब्ड है उसके लिए ही कंपलसरी है, हर कोई के लिए कंपलसरी, हर एक मैटर के लिए वो कंपलसरी नहीं है, राइट? तो यहाँ पे क्लियर किया, कंपनी में यूज, राइट, पोस्टल बैलेट फॉर ट्रांजैक्टेड एनी आइटम्स अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब अड्डा, इसके लिए पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है, नो पोस्टल बैलेट। एंड बिजनेस मतलब इसके लिए तो आप कंपलसरी नहीं कर सकते, हाँ। और एनी बिजनेस के जिसमें आपको किसी को सुनने के बाद वोट देना है, इन विच द डायरेक्टर एंड ऑडिटर हैव अ राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग। जैसे आप डायरेक्टर को निकालना चाहते थे या ऑडिटर को निकालना चाहते थे, तो उनका राइट है गाइस, पहले आपको उनको सुनना पड़ेगा। इफ दे वांट टू जस्टिफाई समथिंग फॉर देमसेल्व्स, तो वो सुनने के बाद ही आप वोट करोगे। तो पोस्टल बैलेट तो आप घर पे बैठे बैठे कर रहे हो, तो इस केस में आप पोस्टल बैलेट ऑप्शनल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप पोस्टल बैलेट नहीं कर सकते, पोस्टल बैलेट नॉट अलाउड, ऐसा आप वहां पे लिख सकते हो। यहाँ पे जो जगह है वहां पे आप लिख सकते हो कि ये दो पर्पस के लिए आपको पोस्टल बैलेट अलाउड नहीं है, अड्डा के लिए नहीं है, और जहां पे ऑडिटर एंड डायरेक्टर को सुनने का है वहां पे भी आपको पोस्टल बैलेट अलाउड नहीं है। The manner of transacting business by postal ballot shall be such as may be prescribed by the central government. Where any business is transacted by postal ballot, तो फिर वो जनरल मीटिंग में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। If resolution is passed
इफ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय रिक्विजिट्स मेजॉरिटी बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट, तो वो ऐसा ही माना जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ड्यूली पास एट द जनरल मीटिंग, जो आपने वहां पे कंपनी में किया था। सिंपल। पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग ऑफ पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों वहां पे आ जाएगा। ये अमेंडेड हुआ डेफिनेशन कि आप पोस्ट से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी अगर करना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप वहां पे वोटिंग वगैरह कर सकते हो। अब कौन से पर्पसेस के लिए आप पोस्टल बैलेट कर सकते हो, वो यहाँ पे अपन को देखने का है। आप मेमोरेंडम के अंदर आप पढ़ के आए, फाउंडेशन के अंदर 6 क्लॉज होते हैं, राइट। सो आप अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना चाहते हो। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड अब दूध दही छाछ मक्खन बेचना चाहती है, समझना गाइस, कहां सीमेंट कहां दूध दही छाछ, यस वो अंबुजा मिल्क लिमिटेड बनना चाहते हैं। सो इफ दे वांट टू चेंज देयर ऑब्जेक्ट, बड़ी बात है, तो कानून ये ने बोला कि अगर आप ये करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, कंपलसरी पोस्टल बैलेट से ही वोटिंग करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों का आपको वहां पे ओपिनियन लेना पड़ेगा, राइट। ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर आपको चेंज करना है तो आप अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज करना चाहते हो, किस पर्पस के लिए, फॉर इंसर्शन और रिमूवल ऑफ प्रोविजन डिफाइनिंग अ प्राइवेट कंपनी। मतलब कि प्राइवेट कंपनी में आप लोगों को मालूम है, आप अगेन पढ़ के आए हो, प्राइवेट कंपनी में 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, राइट, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, और ये रिस्ट्रिक्शंस उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ है। अब जब कभी भी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होती है तो रिस्ट्रिक्शन हट जाते हैं, एंड पब्लिक से प्राइवेट में आती है तो रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया जाता है। तो कानून ये बोल रहा है कि आप अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर कर रहे हो, बट किस पर्पस के लिए, फॉर इंसर्शन और रिमूवल ऑफ द प्रोविजंस डिफाइनिंग अ प्राइवेट कंपनी। मतलब यहाँ पे आप लिखिए हाथ से गाइस, अगर आप प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट हो रहे हो तो पोस्टल बैलेट कंपलसरी आएगा, एंड अगर आप पब्लिक टू प्राइवेट हो रहे हो तो भी आपका पोस्टल बैलेट जो है गाइस वो कंपलसरी आएगा। समझना गाइस, पब्लिक टू प्राइवेट जा रहे हो आप और प्राइवेट टू पब्लिक जा रहे हो, कंपलसरी वहां पे आपका पोस्टल बैलेट आएगा ही आएगा। वो हाथ से लिख देना गाइस आप वहां पे, पब्लिक टू प्राइवेट हो सकता है, यस हो सकता है। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज। ठीक है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करना चाहते हो, बट सपोज आप सुभानपुरा से ओपी रोड जाना चाहते हो तो चलेगा, तो उसमें पोस्टल बैलेट नहीं जरूरत है। बट आप सुभानपुरा से अहमदाबाद आना चाहते हो, मतलब क्या बड़ौदा से अहमदाबाद आना चाहते हो, राइट, तो आउटसाइड दी लोकल लिमिट अगर आप सिटी टाउन विलेज जाना चाहते हो तो आपको कंपलसरीली पोस्टल बैलेट वहां पे करना पड़ेगा। सो रजिस्टर्ड ऑफिस आप चेंज कर रहे हो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, कंपलसरी आएगा। आप 13(8) वाला ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहते हो, तो सर यहाँ पे ए एंड डी में क्या फर्क है, समझाता हूँ गाइस। ए एंड डी में क्या फर्क है, सपोज आज ए पॉइंट में आप अपना नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहते हो तो आएगा। डी पॉइंट में बोला 13(8) वाला, ये हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी बता देता हूँ, मैं उसको 13(8) वाला बोलता हूँ। 13(8) वाला ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना है। अब ये क्या होता है 13(8) वाला ऑब्जेक्ट, सपोज आज कोई कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। अब ये अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है, वो आईपीओ लेके आई, राइट, और पब्लिक से 1000 करोड़ रुपए लिए। पब्लिक से इसने 1000 करोड़ रुपए लिए, राइट, ये आईपीओ लेके आई। अब ये जो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है, इसने वादा किया था, प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ था कि हम लोग और नए प्लान्स ओपन करने वाले हैं, हमको एक्सपोर्ट करना है, मार्केटिंग करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने सीमेंट बिजनेस को एक्सपांड करना था, तो इसने ये अपने सीमेंट बिजनेस के लिए ये आउट ऑफ 1000 करोड़ 400 करोड़ का इस्तेमाल किया, 400 करोड़ रुपीस। अभी इसके पास अनयूटिलाइज्ड, समझना गाइस, इसके पास अनयूटिलाइज्ड पब्लिक मनी पड़ा है। कितना पड़ा है, 600 करोड़ रुपया
इसके पास 600 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड पब्लिक मनी पड़ा है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अनयूटिलाइज्ड पब्लिक मनी। लोगों को तो यही था कि यस ये हम 1000 करोड़ दे रहे हैं, वो सीमेंट बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए दे रहे हैं, राइट। इसने 400 करोड़ इस्तेमाल किया, 600 करोड़ अभी भी पड़ा है उसके बैंक अकाउंट में। अब अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड चाहता है कि हम दूध, दही, छाछ, माखन बेचे, बटर, पनीर बेचे। समझना, कानून ने बोला अगर आपके पास पब्लिक का लिया हुआ पैसा वादा किया था निभाना पड़ेगा। आपने वादा किया था कि हम सीमेंट बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, अब आप ऐसा बोल रहे हो कि हमको दूध, दही, छाछ, माखन, बटर, पनीर बेचना है, आप अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो आपको अब अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना 13(8) के हिसाब से, सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 के हिसाब से आपको आपका अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। है कम ऑन गाइस, अब पढ़ो डी पॉइंट। Change in object for which a company has raised money from the public through prospectus and still has any unutilized amount out of the money so raised under section 13 subsection 8, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप गाइस सिर्फ अपने यहाँ पे लिख दो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, राइट। आपको ये एग्जांपल, ये स्टोरी याद आ जाएगा जब कभी भी आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है, कानून बोला है मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन लो और उसके लिए पोस्टल बैलेट आपको कंपलसरीली करना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, क्या करना पड़ेगा आपको, पोस्टल बैलेट कंपलसरीली करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ओइरो समझना, ये VRBSU एंड लीक्स, इतने पर्पस के लिए पोस्टल बैलेट करना पड़ता है। सर ये क्या लाया, ओरियो नहीं बेटा, ओइरो है, ओइरो, राइट। सूरत वाले पोइरो बोलते हैं, हम ओइरो बोलते हैं। मतलब दिस इज द शॉर्टकट फॉर विच द पोस्टल बैलेट आई यूज्ड टू गिव टू द स्टूडेंट्स, राइट। ओइरो बोले तो ओ से आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, पहला वाला पॉइंट। ए से आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज करना है। आर से रजिस्टर्ड ऑफिस वन सिटी टू अनदर सिटी जाना है। ओ से अगेन ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, बट कौन सा वाला, 13(8) वाला, इसके ऊपर ऐसे लिख देने का 13(8) वाला ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है। समझ में आ गया, राइट। यहाँ पे C2C लिखने का, C2C मतलब क्या, सिटी टू सिटी, एक सिटी से अनदर सिटी में जाना है रजिस्टर्ड ऑफिस में, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको गाइस, पोस्टल बैलेट कंपलसरीली करना पड़ेगा। VR का मतलब क्या होता है गाइस, वेरिएशन ऑफ राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होता है, राइट। अगर आपको ऐसे शेयर्स इश्यू करने हैं, मतलब देखो ना क्या जमाना आ गया कि जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन सबके पास राइट है कि उनके पास एक शेयर एक वोट है। अब कंपनी नए शेयर्स इश्यू करना चाहती है, बट इनको ये बोलना चाहती है कि हे नए शेयर होल्डर, आप लोग को हम 2 शेयर्स के सामने सिर्फ एक वोट देंगे। एग्जिस्टिंग जो हम लोग है, हमारे पास एक शेयर में एक वोट है, हमारे पास वही रहेगा आजीवन। बट हम आपको जो ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर कुछ ऐसी है कि आपको 2 शेयर के सामने एक वोट मिलेगा। समझना, तो अगर ऐसे शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाहती है विथ डिफरेंशियल राइट्स, वोटिंग के लिए, डिविडेंड के लिए, अदर पर्पसेस के लिए, तो उसके लिए पोस्टल बैलेट पास करना पड़ेगा, राइट। ये वेरिएशन ऑफ राइट्स, ये यहाँ पे वेरिएशन जो है वो ये है, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ द क्लास ऑफ द शेयर्स, राइट। तो ये वेरिएशन करना चाहती है या डिफरेंशियल राइट्स इश्यू करना चाहती है, तो उसके लिए VR है। B से बायबैक, कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है अपने शेयर्स का, तो आपको पोस्टल बैलेट करना पड़ेगा। S से स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है अंडर सेक्शन 151 CA, फाइनल में पढ़ाऊंगा। मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जिसके पास सिर्फ 20,000 रुपए के शेयर्स है, फेस वैल्यू 20,000 रुपीज के शेयर्स है, उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं। समझना, स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, तो शेयर होल्डर हैविंग शेयर्स नॉट मोर देन 20K फेस वैल्यू, राइट। आपको ऐसा लिखना है तो बोल देना। अब ऐसे गरीब शेयर होल्डर के लिए जो आप डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, जो इनकी देखभाल रखे, उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। गरीब शेयर होल्डर 20,000 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स है, राइट। तो ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, पोस्टल बैलेट आपको कंपलसरीली करना पड़ेगा, राइट। एस से स्मॉल शेयर होल्डर, यू से अंडरटेकिंग है। कंपनी कोई अपनी प्रॉपर्टी, अंडरटेकिंग मतलब प्रॉपर्टी बेचना चाहती है, पूरी की पूरी या उसमें से कोई पार्ट, तो प्रॉपर्टी को बेचना है। कंपनी की प्रॉपर्टी को ऐसे ही नहीं बेच पाओगे, आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और वो भी पोस्टल बैलेट से पास करना पड़ेगा। यू से अंडरटेकिंग, एल से LIGS, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, लोन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी गारंटी। तो अगर आप एक लिमिट दिया हुआ है CA फाइनल के
एक सेक्शन के अंदर एक लिमिट दिया हुआ है, उस लिमिट से ज्यादा अगर आप लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी करना चाहते हो, सी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को आप क्या क्यों पैसा दिया था? सीमेंट बिजनेस को एक्सपांड करना था। अब अंबुजा सीमेंट लिमिटेड बोलती है कि चलो हम रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अरे आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना था तो हमने आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी पैसा दिया था, हम खुद ना कर लेते। ये पब्लिक बोल रही है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना होता तो हम खुद यहाँ पे रिलायंस में ना कर लेते, हम आपको क्यों देते? अब आप यहाँ पे कर रहे हो एक लिमिट से ज्यादा, तो हमारी परमिशन लो। और वो परमिशन कानून ने बोला कैसे लेना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट से लेना पड़ेगा। यस गाइस, पोइरो, बीआरबीएसयू एंड लिक्स, राइट। इस पोइरो को अब हम नाम दे देते हैं डोइरो है। कम ऑन गाइस, क्यों? बिकॉज़ डिफरेंशियल वोटिंग राइट वहां पे रह गया था, राइट। तो यहाँ पे आगे डी लगा देने का और वो हो जाएगा हमारा डोइरो। डी से डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ओ से ऑब्जेक्ट क्लॉज, ए से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये पर्पसेस के लिए, दैट इज पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक। आर से रजिस्टर ऑफिस वन सिटी टू अनदर सिटी। ओ से 13(8) वाला ऑब्जेक्ट अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। वी आर वेरिएशन ऑफ राइट्स के बारे में बात करता है। बी स्टैंड्स फॉर बायबैक। एस मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स। यू से अंडरटेकिंग, सेल करना है। LIGS लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, एक लिमिट से ज्यादा अगर आपको करना है तो ये सारे पर्पसेस के लिए पोस्टल बैलेट कंपलसरी होगा। बट एक बात बता देता हूं, ऐसी कंपनी कि जिसके शेयर होल्डर्स 200 तक है उसको पोस्टल बैलेट ऑप्शनल हो जाएगा, चाहे ये जो ऊपर हमने पढ़ा वो वाली ही बात क्यों ना हो। आई रिपीट, ऐसी कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स मैक्सिमम 200 है, उससे ज्यादा नहीं है, मतलब कि सीधा सीधा प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन दे दिया। और ऐसी पब्लिक कंपनी के जिसमें शेयर होल्डर्स कितने हैं? 200 तक है, उसको भी एग्जम्पशन दे दिया। 1% कंपनी में तो होता ही एक मेंबर है, तो ओपीसी को एग्जम्पशन दे दिया पोस्टल बैलेट से, प्राइवेट कंपनी को दे दिया। एंड ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं? 200, 201 होगा। और अगर उनको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है एक सिटी से अनदर सिटी तो कंपलसरीली पोस्टल बैलेट करना पड़ेगा। बट अगर 199 शेयर होल्डर्स है या 200 है, पब्लिक कंपनी भले क्यों ना हो, वन सिटी टू अनदर सिटी अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है तो उनको वहां पे पोस्टल बैलेट देने की जरूरत नहीं है। Here it is. Following companies are not required to transact any business through postal ballot. अगर वो आपकी कंपनी 1% कंपनी है या ऐसी कोई सी भी कंपनी दैट जिसके मेंबर्स अप टू 200 है। तो कंपनी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैलेट पेपर भेजेगी, प्लस जो भी रेजोल्यूशन पास करना है वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजेगी, राइट, जिसको पढ़ के आप वोट कर सको। इसके रिलेटेड अगर कोई नेसेसरी और भी पेपर्स है तो कंपनी को वो भी भेजना पड़ेगा। ये सारी चीजें कंपनी भेजेगी। फिर आपको 30 दिन का टाइम भी देगी कि 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर पढ़ो, समझो, वोटिंग करो और हमको फिर से उसको कुरियर कर दो। मोड ऑफ सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, कंपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, इससे पहले ये ऊपर वाला पॉइंट शायद रह गया, नोटिस, यस, नोटिस टू बी सेंड बाय द कंपनी। तो कंपनी को ये नोटिस सेंड करना है, ये रहा। The company shall send or to all the shareholders a notice of postal ballot, इसके अंदर draft resolution, why we are passing this resolution by postal ballot, उसका reason, and request कर रही है शेयर होल्डर्स को कि आप विद इन 30 डेज इस पोस्टल बैलेट को फिलअप करके राइटिंग में असेंट या डिसेंट में, मतलब फेवर में वोट दो या फिर अगेंस्ट में वोट दो, एंड फिर आप हमको यहाँ पे इसको भेज दीजिए। The notice of postal ballot shall be sent, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी भेज सकते हो, और आप कुरियर से भी भेज सकते हो। इसके बाद आपको एक एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा। The company shall cause an advertisement to be published in stating that the ballot papers have been dispatched, कि भैया सबको हमने बैलेट पेपर भेज दिया है। ये आपको एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर के अंदर, एक इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। ये एडवर्टाइजमेंट आपको कब तक देना है? एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द डेट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वोटिंग पीरियड। वोटिंग पीरियड चालू होता है उसके 5 दिन पहले आपको ये एडवर्टाइजमेंट देना है। इसको हाईलाइट कर देना गाइस अपने बुक के अंदर। एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या क्या बातें आपको मेंशन करनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अ स्टेटमेंट दैट द बिजनेस विल बी टू बी ट्रांजैक्टेड, आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है कि भैया हम पोस्टल बैलेट से ये ट्रांजैक्शन डिस्कस करने वाला है। कब तक आपको उसका डेट देना पड़ेगा, कब तक आपको ये नोटिस वगैरह सेंड कर देना है। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द वोटिंग, एंड ऑफ वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट, अ स्टेटमेंट दैट एनी पोस्टल बैलेट रिसीव्ड आफ्टर द डेट ऑफ एंड ऑफ वोटिंग शैल नॉट बी वैलिड, राइट, ऐसा आपको स्टेटमेंट वहां पे डालना पड़ेगा।
that any postal ballot received after the date end of the voting shall not be valid, right? आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये आखिरी तारीख है, इसके बाद अगर आप पोल करोगे तो हम आपका कंसीडर नहीं करेंगे. A statement that the members who have not received the postal ballot, right, may apply to the company and वो duplicate वहां पे किसी को ऐसा होता है कि कुरियर नहीं मिला या ऐसा कुछ है तो ठीक है, आप कंपनी को वहां पे न्यूज़पेपर में इसीलिए तो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, राइट, कि अगर उनको कुरियर नहीं मिला और अगर उन्होंने वो न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो कंपनी को बोल सकते हैं मुझे ये मिला नहीं है तो आप मुझे फिर से भेजिए, ईमेल कर दीजिए, मैं प्रिंट निकाल के आपको वापस भेज दूंगा, व्हाटएवर द केस मे बी. द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन रिस्पांसिबल, राइट, कि भाई आपको नहीं समझ, घर बैठे बैठे वोट कर रहे हो तो ये पॉइंट कंपलसरी हो जाएगा कि भैया यस हमको किसी का नंबर दीजिए, अगर हमको कुछ दिक्कत है तो हम उनसे समझ सके. सिंपल गाइस. तो उसका आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कंपलसरीली देना पड़ेगा. नोटिस टू बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, डेफिनेटली आपको वेबसाइट के ऊपर इसका नोटिस वगैरह प्लेस करना पड़ेगा. Such notice shall remain on the website till the last date of the receipt of the postal ballot, right? Scrutinizer आप अपॉइंट करोगे, बोर्ड अपॉइंट करेगा स्क्रूटिनाइजर, सारे पोल पेपर्स एंड उसको इकट्ठा पोस्टल बैलेट को इकट्ठा करेगा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में. ये सारी चीजें उनको करनी है गाइस. स्क्रूटिनाइजर तो अब तीसरी बार आ गया, राइट. अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड ओनली इफ ही इज विलिंग टू बी सो अपॉइंटेड, ठीक है. उसका मतलब पर इच्छा होनी चाहिए, वैसे ही किसी को नहीं बोल सकते ना, उसकी इच्छा नहीं है तो. रजिस्टर टू बी मेंटेन बाय द स्क्रूटिनाइजर, किसका वोट असेंट में आया, किसका डिसेंट में आया, उसका नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर, उसका आईडी क्या है, क्लाइंट आईडी, ये सब कुछ उसको मेंटेन करना पड़ता है. कितने शेयर्स इसके पास है, राइट, नॉमिनल वैल्यू क्या है, द शेयर्स हैव डिफरेंशियल वोटिंग राइट है या नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी वहां पे हो सकता है, राइट. तो उसके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है या नहीं है वो सब कुछ देखना पड़ेगा. डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होगा तो उसको जिस हिसाब से आपने वोटिंग राइट दिया होगा, 2 शेयर पे 1 वोट, तो उसका इस हिसाब से कंसीडर होगा, राइट. पोस्टल बैलेट अगर इनवैलिड है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. वो अगर फटा हुआ आया है या ऐसा कुछ मतलब ढंग का नहीं है तो उस हिसाब से वो भी मेंटेन करना पड़ेगा. ये सारे पेपर्स स्क्रूटिनाइजर अपने पास सेफ कस्टडी में रखेगा जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है. ये कॉमन पॉइंट है गाइस, ऊपर आ गया. दीज आर द कॉमन पॉइंट्स. स्क्रूटिनाइजर फिर सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल फिर वो कंपनी को वहां पे हैंड ओवर कर देगा, राइट. अपने पास पहले सेफ में रखेगा और फिर सब खत्म हो जाए फिर वो कंपनी को हैंड ओवर कर देगा. वो अपना रिपोर्ट जो है, the scrutinizer shall submit his report as early as possible, right, but not later than 7 days thereof. और 30 दिन का टाइम मेंबर्स को भी दिया जाता है. The assent or dissent received after 30 days from the issue of notice shall be treated as if the reply from the member has not been received. मतलब कि उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसने रिप्लाई नहीं दिया है ऐसा ही दिया जाएगा, राइट. तो मैक्सिमम टाइम पीरियड वहां पे होता है वो 30 डेज होता है. No person shall deface or destroy the ballot papers received back from the shareholders. No person shall declare the identity of the shareholders, right. आपको आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको अपना नाम नंबर वगैरह कुछ लिखने की जरूरत है. ये सब कुछ वहां पे द कंपनी शैल प्लेस ऑन द वेबसाइट. सब जो रिजल्ट आएगा पोस्टल बैलेट का स्क्रूटिनाइजर का रिपोर्ट, ये दोनों चीजें वेबसाइट के ऊपर आपको प्लेस करना पड़ेगा. अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है पोस्टल बैलेट से, जो रिक्विजिट्स मेजोरिटी आ जाती है, तो ऐसा ही माना जाएगा कि आपने जनरल मीटिंग के अंदर इसको पास किया है, जनरल मीटिंग के अंदर ही आपने इसको पास किया है, ऐसा वहां पे माना जाएगा. एप्लीकेबिलिटी, यस, सारे प्रोविजंस जो रूल 20 के अंदर है वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, बट ये आपको पोस्टल बैलेट वाले, राइट, ये आपको करने की जरूरत नहीं चलेगा. ये पॉइंट, yes guys, this is what all about postal ballot. If you have any doubt then feel free to ask me guys. If you have any doubt guys, you have 10 minutes. yes, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है गाइस, पार्ट 2, that is from section 96 to section 122.
आई होप आपने शॉर्टकट नोट डाउन कर लिया होगा गाइस, ओयरो, वीआर, बीएसयू एंड एलआईजीएस लिंक्स। नो वन इज आस्किंग डाउट्स, कोई डाउट नहीं है क्या? Sir, if we have 10,000 shareholders, can we do 5,000 votes by remote voting and other 5,000 is general meeting? कंपनी नहीं कर सकती बेटा, वो शेयर होल्डर के ऊपर है। अगर 10 के 10,000 घर पे बैठे वोट देना चाहते हैं तो वैसा हो सकता है। अगर सारे के सारे कंपनी में आके वोट देना चाहते हैं तो वैसा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द शेयर होल्डर्स एंड नॉट विथ एनी अदर पर्सन। प्राची, Krishna का doubt, if majority of members are ready to go for a meeting at a company venue, still postal ballot is compulsory? Yes, for this matters, and अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स 200 से ज्यादा है, ओयरो, वीआरबीएसयू, लिक्स एंड डोयरो, डी मतलब आ गया, राइट, वो सबके लिए कंपलसरी है। चाहे 99% रेडी है कि मीटिंग में आके करे, बट 1% के लिए भी आपको पोस्टल बैलेट तो करना पड़ेगा। कृष्णा, एनी मोर डाउट्स? यस गाइस, डाउट्स आपका, राइट, आंसर मेरा ऑन द स्पॉट। कम ऑन पूछिए इफ देयर इज एनी। कोई बात नहीं, बाद में भी अगर डाउट आता है गाइस तो आप लोग डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो, राइट। यू कैन टेक्स्ट मी कि सर समझ में नहीं आया है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, राइट। अपना बैच और कहाँ से हो आप और अपना नाम, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हो तो सिर्फ इतना लिख देना, राइट, ठीक है। सो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, सिर्फ व्हाट्सएप ही कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते, राइट। आप ऑडियो मैसेज भेजना चाहते हो तो भी भेज सकते हो, आई विल रिप्लाई यू अकॉर्डिंगली विद इन 24 आवर्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स, पढ़ते हो और कभी डाउट आ गया, राइट, ये सर नहीं समझ में आ रहा है या जो भी है, राइट, तो डेफिनेटली यू कैन पिंग मी गाइस ऑन दिस नंबर, ठीक है। फिर यहाँ तक रखते हैं, आज ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट चैप्टर अपन शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। इधर इसका पार्ट खत्म करें, पार्ट खत्म तो नहीं करेंगे, मोस्टली विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर एंड प्रोबेबली हम अच्छा वाला ही चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। कम ऑन गाइस, मिलते हैं, या बाय बाय।